गिवन होगा, हिडन होगा, हिडन हो जाएगा ये, ठीक है। अब पेपर में दोनों में एरर है। अब पेपर का जो एरर होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस पेज पर हो गया भाई। स्लाइड बदल बेटा, नहीं छोड़ो, हो गया ना। देखो भाई, अब याद रखिएगा दैट वर्सेस व्हाट, भाई साहब इस पर क्वेश्चन आता है। दैट वर्सेस व्हाट, इस पर क्वेश्चन आता है बेटा। याद रखना दैट तब आता है जब गिवन एंटीसीडेंट हो। गिवन एंटीसीडेंट हो तो एंटीसीडेंट क्या होता है, गिवन होता है बेटा। व्हाट तब आता है जब हिडन एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट गिवन करेगा कि हिडन करेगा, सर हिडन एंटीसीडेंट होगा तो यहाँ बात बताई जाएगी, यहाँ बात छिपाई जाएगी, ठीक है। ये फर्क है। तो उसका एंटीसीडेंट तो गिवन होगा तो आप दैट लगा रहे हो, उसका एंटीसीडेंट ठीक है, हाँ गिवन नहीं हिडन होगा तो आप व्हाट लगा रहे हो मेरे भाई, ठीक है। हाँ तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहाँ इस एग्जांपल पे हम ऐसा लिख देते हैं, मैंने बोला सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया था। पेपर में ऐसे दिया, मुझे समझ नहीं आया था दैट, ठीक है हाँ, ही टॉट यस्टरडे, दैट ही टॉट यस्टरडे, जो उसने कल पढ़ाया था। मुझे समझ नहीं आया था जो उसने कल पढ़ाया था। आप क्या लिख रहे हो भाई, दैट लिख रहे हो। मुझे बताओ दैट का एंटीसीडेंट कौन सा है, दैट लिख रहे हो, दैट का एंटीसीडेंट कौन सा है। सर एंटीसीडेंट तो दिया ही नहीं, हिडन है। आपने सिर्फ लिख दिया आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट ही टॉट यस्टरडे, मुझे समझ नहीं आया था दैट ही टॉट यस्टरडे, जो यस्टरडे जो उसने कल पढ़ाया था। मुझे बताओ उसने कल क्या पढ़ाया था। आपने बोला एंटीसीडेंट गिवन ही नहीं, तो बेटा दैट मत लगाओ, यहाँ पर एग्जाम में दैट एरर होगा, बताएगा क्या बनेगा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही टॉट यस्टरडे, मुझे समझ नहीं आया था जो उसने कल पढ़ाया था। तो क्या इसका एंटीसीडेंट गिवन है, नहीं सर इसका एंटीसीडेंट तो गिवन ही नहीं है, तो क्या है, हिडन एंटीसीडेंट बेटा बताएगा। चलो गिवन कर देता हूं सेम सेंटेंस में मेरे भाई। अगर मैं इसको ये लिख दूं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। हाँ अब बताओ व्हाट या दैट ही टॉट यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो अब मेरे इशारे को ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। सर अब क्या है इस वाले सेंटेंस में, ध्यान से भाई सब बोल फरमाइएगा। आप ये कहोगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, हाँ वेरी गुड। तो हमने बोला आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, हाँ अब ये तो आपने एंटीसीडेंट दे दिया सर, क्या समझ में आया था, टॉपिक जो उसने कल पढ़ाया था ये तो दे दिया। अगर दे दिया तो बेटा आएगा दैट आएगा, अब बट हट जाएगा। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट ही टॉट यस्टरडे, नो कि यहाँ पर व्हाट आएगा, है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो कई बार मेरे भाई ये दैट और व्हाट का जो डिफरेंस है ये पेपर में बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। चलो मैंने बोला दे विल नॉट, they will not tell you, they will not tell you what or that uh, they ate last week, yes what they ate at the party। कहता वे तुम्हें नहीं बताएंगे उन्होंने क्या खाया था पार्टी में, वे तुम्हें नहीं बताएंगे उन्होंने क्या खाया था पार्टी में। अब एक बात बताओ, दे विल नॉट टेल यू, वे तुम्हें नहीं बताएंगे उन्होंने पार्टी में क्या खाया था। तो जो खाया था बेटा वो एंटीसीडेंट है, नहीं तो जो खाया था वो हिडन रखा गया है। अगर हिडन रखा गया तो लाड़ क्या आएगा, व्हाट क्या कर जाएगा बेटा, दैट। ये पेपर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो आपसे बनने लगे क्वेश्चन है ना, ये अच्छी चीज है। तो ऐसे ही वर्ड में और दैट में आपके लिए चीजें आ जाएंगी। तो मेरे भाई मुबारक हो, आपका व्हाट रिलेटेड प्रोनाउन भी खत्म हुआ। अब क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पर देखा कहाँ गया एक छोटा, हमने यहाँ पर देखा कि हमने दैट के बाद में डाल वर्ड भी कर लिया। अब महाराजू का महाराज बट आ गया। चलो अब इसको अब हम बट करेंगे। एडिशन बनी बेटा, एडिशन ये हो गया कि वॉल्यूम 1 और 2 दो किताबें दोनों लेनी, वॉल्यूम 1 और 2, वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 दो जोड़ोगे तब सिलेबस कंप्लीट होता है। दो किताब नहीं कौन सी लूं, ऑल्टरनेट नहीं है वो। अब मैं सबको डिलीट कर दूं मेरे भाई, आपने बोला सर बिल्कुल डिलीट कर दो। और जिंदा तो सिर्फ इसको रखूं, इसको अब कौन सा करना बेटा, बट। तो अब आपकी हेडिंग क्या डलेगी, यूज ऑफ बट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपके पैरों तली से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्यों भाई, आपने बट कैसे पढ़ा था, जब आपने ठीक है ना, जब आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की थी, जब आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की थी तो आपने एक चीज को ये जाना बेटा, जो बट होता है मेरे भाई वो अपने आप में कंजंक्शन होता है या प्रीपोजिशन होता है। और जब बट नॉर्मल कंजंक्शन होता है मेरे भाई, हम उसे पता है उसका मीनिंग क्या बोलते हैं भाई, परंतु परंतु लेकिन याद आया, और या उसे प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आज आप एक नया यूज सीखोगे जो मैं कह रहा हूं 99 का 100% बच्चों ने आज तक यूज नहीं देखा होगा, बट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कितनी डिफिकल्ट चीज होगी, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है बेटा तो ये सारे वो काम करेगा, ये सारे वो काम करेगा जो रिलेटिव प्रोनाउन करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में क्या काम करता है, एक तो प्रोनाउन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। भाई साहब बताओ यार, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज तक आपने सोचा था बट प्रोनाउन होता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन होता है, यही तो होगा। नहीं सोचना भैया जी, अभी करवाएंगे तेरा कोई कॉपी बना ले, फिर देखा भैया तू जल मेरे आई भाई, ठीक है। तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होगा। लेकिन इसका अब आपने बोला, देखो मैं आपको पुरानी याद से ताज़ा करा रहा हूं, कॉपी मत करना सिर्फ सुनने से। आपको याद है मैंने करवाया था आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं। तो यहाँ जब ऐसे बट होता है ना तो आप उसका मीनिंग क्या बोलते हो, परंतु मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं, ऐसे बोलते हैं मेरे भाई। हाँ अच्छा दूसरा भाई, अगर बट बोलते हो तो मैंने आपको एक बट प्रीपोजिशन करवाया था जिसमें मेरे लाडले मैंने करवाया था एवरीबॉडी बट हिम वाज देयर टू हेल्प मी, ऐसा कुछ। उसके अलावा यहाँ बट एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा था, याद आया, ताज़ा हो गया, ताज़ा होगी, ठीक है जी। तो ये परंतु और के अलावा के सिवाय आपने बट के कितने फंक्शन देखे, तो आज आपका भाई आपको तीसरा फंक्शन बताया है कि बट जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसका तो हमने क्या देखा, हाँ राइट। तो हम क्या देखिए कैसे देखोगे इसमें क्या होगा, आपको 100% आपको यहाँ पर नन ऐसे कॉपी करना है जैसे मिल पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको नथिंग, यहाँ पर आपको नो वन, ठीक है, नन हो गया, नथिंग हो गया, नो वन हो गया, नोबडी, ये दिखेगा। या आपको यहाँ पर नो नो के साथ यहाँ पर कोई नाउन दिखेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो भी बताऊंगा आपको मजा आएगा। तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पूरा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, आगे चल के कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। अब वो एक भाई ये बात पूरी स्टेटमेंट हो जाएगी, हाँ पूरी तो एक स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको सडनली बट नजर आएगा, सडनली बट नजर आएगा, ठीक है। हाँ सडनली बट नजर आएगा, पता है किसके लिए, इनके लिए, इनके लिए। आप बोलोगे सर आपने इनके लिए तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन कहा था, याद है मेरे भाई, मैंने क्या बताया था, हाँ, मैंने क्या बताया था, हमने क्या देखा सर, जब हम इनको यूज करते हैं तो इनके बाद हम तो बट लगाते थे, नहीं आपने हमें इनके बाद तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाने को कहा था। आपने बोला बिल्कुल, लेकिन आप बट क्यों कह रहे हो, कुछ जादू है देखा भाई साहब। इसके बाद आपको बट नजर आएगा, और यहाँ पर अगर इनके लिए बताएगा तो सच्ची सच्ची बताना, इनके लिए बताएगा तो बट रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इनके लिए बताएगा तो बट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आपने बोला बिल्कुल, और बट के बाद मेरे आपको बट नजर आएगी और बाकी कहानी नजर आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्लॉज होगी ये कौन सी क्लॉज होगी, ये रिलेटिव क्लॉज होगी, ये जो क्लॉज होगी ये रिलेटिव क्लॉज होगी। और आप बोलोगे हमें तो आपने इनके लिए दैट लाने को कहा था, देखना मैं क्या जरूर लिखूंगा, इनके लिए बता देगा। और यहाँ बट का जो मीनिंग होगा, अगर बट रिलेटिव क्लॉज बना रहा है मेरे बच्चे तो पक्का बट यहाँ पर किसका काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। वेरी गुड। और मेरे भाई बट का काम मीनिंग जो यहाँ होगा ना, कि अलावा,
मीनिंग होगा के सिवाय, के अलावा, के सिवाय इसका मीनिंग आ रहा होगा मेरे भाई। ऐसी कहानी है आपका यहाँ पर दिखा रहा होगा, ठीक है जी। ऐसी कहानी है दिखा रहा होगा। आपने बोला बड़ा पजलिंग सा ऐसा एग्जांपल लेकर आओ, ठीक है। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ कॉपी करो एक बार, यहाँ कॉपी करो एक बार, ठीक है। कॉपी करो, मैं इसका स्क्रीन पर एग्जांपल दिखाता हूँ क्योंकि मुझे ये भी सीखना है और पहली बार पढ़ रहे हैं सर। पहली क्लास तो नहीं है ना, हाँ, पहले देखो पिछली क्लास और सारी प्रोनाउन की तो देखना लाइव क्लास। बीच में बैठो ना, मजा नहीं आएगा तो बढ़िया समझ नहीं आएगा। पूरी क्लास देखना, फिर आप बोल रहे हो जो समझ नहीं आया भाई तो बीच में आके बैठ गया, गलत बात है, ऐसे थोड़ा ना अपनी बेइज्जती होने देगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो। मैंने भी भाई एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है भाई। देखो स्ट्रक्चर है ना, देयर इज नोबडी, देयर इज नो मैन, देयर इज नोबडी, देयर इज नो वन, देयर इज नन, कुछ लिखे। अब आपने बोला, आपने हमें कहा था इसके लिए दैट लगाना, चलो मैंने दैट लगा दिया। देयर इज नो वन दैट, देयर इज नो वन दैट डज नॉट विश टू लिव, देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता, ऐसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है, जो जीने की इच्छा ना रखता। यही तो आने सर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता। वेरी गुड सर, देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है। अब बताओ, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता। तो ये जो नो मैन है मेरे बच्चे, ये जो एंटीसीडेंट बन रहा है किसका, दैट का, तो मेरे भाई 100% दैट जो यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन। वेरी गुड, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो मेरा प्यारा भाई एक बात और कह सकता है, ये बात और कह सकता है कि ये रिलेटिव क्लॉज है। अच्छा, ये रिलेटिव क्लॉज है, ये बात है, ठीक है। हाँ। तो सारी की सारी भाषाएं बहनें भाई, ठीक है, सारी इकट्ठे होकर एक चीज को समझना मैं क्या करने वाला हूँ मेरे भाई। मैं इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बनाने वाला हूँ। मैंने अब लिखा देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है बट विश टू लिव, बट विश टू लिव। अभी देखना आगे चल जाएगा। तो हमने क्या बोला, लिव, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है बट विश टू लिव, जीने की इच्छा रखने के अलावा। ध्यान से सुनो, देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता। ऐसा कोई आदमी नहीं है बट विश टू लिव, जीने की इच्छा रखने के अलावा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा। इसका मतलब सारे आदमी जीने की इच्छा रखते हैं। ऊपर वाले का भी मीनिंग, करने वाले का भी मीनिंग था। तो आप ये देखोगे इन दोनों बातों का मीनिंग अलग अलग है, सेम है। आप कहोगे सर इन दोनों की तो सेम सेंस है, इन दोनों की तो सेम सेंस है। बताइए कहानी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने, ठीक है, हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। अब आपने एक बात ये देखी, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन था ऐसा कोई आदमी नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा, तो मेरे भाई ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ फिर। तो मुझे बताओ इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? सर ये है, इसमें रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। क्यों, मैं बताता हूँ मेरे बच्चे, क्यों मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, इसमें एक बात है, दो बात, दो बात। देयर इज नो मैन एक बात, देयर इज नो मैन एक क्लॉज, और बट विश टू लिव जीने की इच्छा रखने के अलावा दूसरी क्लॉज। तो दो बातों को कौन जोड़ेगा? कंजंक्शन। और साथ साथ इस आदमी को रिलेट कर रहा है तो क्या हुआ? रिलेटिव कंजंक्शन, यानी कि प्रोनाउन भी और कंजंक्शन भी। तो आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हो और साथ साथ एक और नाम बताया ना मेरे बच्चे, रिलेटिव कंजंक्शन भी कह सकते हो। तो सर ऐसा रिलेटिव कंजंक्शन जब कभी भी बात देखना बेटा, बिल्कुल मत घबराना, उसका मीनिंग ये निकालना। और एक और हिंट देता हूँ, क्या हमेशा आप उस बात को सिर्फ बट से नहीं बोल पाओगे, आप उस बात को दैट से नहीं बोल देना। सर व्हाट डज नॉट क्यों लगाया, दैट व्हाट डज नॉट मत लगाओ। मैं लगाऊं भाई, ना सोचेगा और मैं डज नॉट लगा दूंगा, कितना खतरनाक मीनिंग है उसका। मीनिंग पता क्या है? देयर इज नो मैन दैट विश टू लिव, ऐसा कोई आदमी है जो जीना नहीं चाहता, मैं तो जीना चाहता हूं। देखो, देयर इज नो मैन कोई आदमी नहीं है दैट विश टू लिव जो जीना चाहता हूं, मतलब सारे आदमी सुसाइड करना चाह रहे हैं। नॉनसेंस नहीं हो जाएगा मीनिंग, कितना खतरनाक आ जाएगा, मतलब दुनिया के सारे आदमी सुसाइड करना चाह रहे हैं। खतरनाक नेगेटिव मीनिंग नहीं आ जाएगा मेरे बच्चे, बताओ। मैं आप बता बोले दैट डज नॉट क्यों लगाया, तो दैट डज नॉट हटा दो, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप ये देखोगे देयर इज नो मैन दैट विश टू लिव, कोई आदमी है जो जीना चाहता है, तो मतलब सारे मरना चाहते हैं, खतरनाक हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसा अब आपने बच्चे देख रहे हो, तो बेटा आप एक चीज बट के साथ नोट क्यों नहीं लगाया बेटा? बट के साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो मीनिंग दे रहा है, समझ रहे हो? ऐसा कोई आदमी नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा, तो जीने की इच्छा रखने के अलावा कोई आदमी नहीं है, मतलब सब जीने की इच्छा रखते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीना नहीं चाहता, मतलब सब जीने की इच्छा रखते हैं। ये चीज है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो सर, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद समझो मेरे। मैं कहना चाह रहा हूँ जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, आगे लिख दो रिलेटिव प्रोनाउन, जो दैट रिलेटिव, सॉरी माफ करेंगे, जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा ले उसमें क्या अच्छी है ना, एक गुड कॉफी ले, क्या बता रहा हूं मैं, एक गुड कॉफी दैट रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, और उसके साथ क्या लगा ले, नोट आ रहा है। हाँ, इन दोनों के, हाँ, बराबर है, इन दोनों के हमेशा बराबर बट रहेगा। तो बट के साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखना, बट के साथ नोट मत लगाइयो, ये राजू क्या मत करिए। अभी एक और लगाऊंगा मैं, एक और क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तुम्हें खाना काम कराना, मेरे को देखना। अभी मैं आपसे बनवाऊंगा एक सेंटेंस, अभी मैं आपसे बनवाऊंगा एक सेंटेंस, ठीक है? तो दैट के साथ नोट लगाना जरूरी है, साथ ही तो दैट और नोट को खा जाता है, बट इसका मतलब ये इसी बात का शॉर्टकट है, इसी बात का शॉर्टकट, शॉर्टकट, शॉर्टकट से बोला, ये इसी बात का शॉर्टकट होता है, इसमें बात जरूरी है। चलो कभी अब एक सेंटेंस तुम बनाओगे, चलो जी, पूरी की पूरी 7 करोड़ रुपए की। ये आपके पास एक क्वेश्चन, देयर इज नॉट ट्री दैट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन। भाई इसको बट से पेपर में ये भी आता है, पता है? हाँ, पेपर में ये भी आता है। आपको पता है पेपर में क्वेश्चन लिखेगा, बोलेगा बताओ इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कैसे कह सकता हूँ। इसको ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक बोलते हैं बेटा, सेम सेंटेंस को दूसरे शब्दों में कहना और मीनिंग से बनाना। बट से बनाओ, चलो फटाफट से, जो नहीं बनाएगा मुर्गा मारूंगा भाई। अब बताओ, बट से आ देखें जरा इसमें कितना है। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबसे पहले पृथ्वी चौहान वाह, शिवानी बोल रहे हो काफी बहुत बढ़िया बनाया, ऐसी बहनें मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया संदेश। अरे यार तुम तो मेरे भाई हल्के में भाई, तो भाई साहब बस बोले बोले खेल रहे हो, चलो छोटे, अब देखो समझ गया, अब छोटी सी गलती बोल रहा हूं मैं, समझ गया।
अगर आप इसे बनाने जाओगे तो आप ये सोचोगे सिंपल है, देयर इज नो ट्री, ऐसा कोई पेड़ नहीं है, देयर इज नो ट्री, ऐसा कोई पेड़ नहीं है, बट रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करने के अलावा, ऐसा कोई पेड़ नहीं ऑक्सीजन रिलीज के अलावा, इसका मतलब सारे पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है हाँ जी, हाँ तो इन दोनों का क्या हो गया भाई, सेम मीनिंग हो गया, सेम सेंस का हो गया, सेम मीनिंग हो गया, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है बढ़िया। अब जरा बात को और गहराई से सीखो, बात को और गहराई से सीखो, अब क्या है, एक नोट कर लेंगे, एक नोट कर लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज टेंस टॉपिक में जो पढ़ेंगे ना, टेंस वन यहाँ प्रोनाउन करेंगे, फिर डिटरमिनर करेंगे, फिर एडजेक्टिव करेंगे, तब टेंस में ठीक है, हाँ तो ये शॉर्टकट हो गया भाई, ये शॉर्टकट से बोलना होगा, तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला देयर इज नो स्टूडेंट बट वर्क हार्ड, ऐसा कोई स्टूडेंट है मेहनत करने के अलावा, मेरे साथ भाई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है वेरी गुड, ऐसा सब्जेक्ट दो टीचर हाइक से करना है भाई, एक पकड़ लेंगे मुस्कान पढ़ना चेहरे पे मुस्कान नहीं फेल हो जाएगी, ठीक है ना, दो टीचर नहीं पढ़ना, ठीक है इंग्लिश में तेरा भाई जिंदा है तेरे भाई से ऊपर कुछ नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ मेरा मेरी टॉपिक मेरे नोट्स मेरा जो कंटेंट है वो आप कंप्लीट करेंगे तो आप कहोगे हाँ सर बेस्ट है चीज़, ठीक है, और अभी तो असल में टीचर का पता चलता है तो पूरा टॉपिक पढ़ाए, एक दो टॉपिक जो टीचर से कर लेते हैं तो उसमें घुलते मिलते हैं, मैंने शायद आपको दिखाया नहीं, मैं या पता नहीं कैसा नहीं दिखाया शायद आपको, मैं एक ही नहीं, मैं कई चीज़ें मैं यूट्यूब पर जाकर आपको दिखाता हूँ, मैं बड़ी इमोशनल मोमेंट्स दिखाता हूँ जिनमें चीज़ें होती हैं, मैंने शायद दिखा नहीं पता, ये तो जरूर आप देखोगे, जब से पहले जहाँ भी मैं सेमिनार लेने जाता हूँ ना, एक बार ना आस-पास लाइब्रेरी में कहीं भी पूछना आप मेरा फीडबैक लेना, तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, ये देखो ये इंदौर का था और इंदौर का क्या था ये देखो, मैंने शायद दिखाया या नहीं दिखाया, अरे चल भाई ये सब जो वीडियो दिखानी है ना वही इसमें नहीं चल रही है, पता है क्या जैसे मुझे आपको एक बार हाथ लगाना है बस, मैं क्यों कहते हैं जिनसे पढ़े ना ये वाला, तो ये रिस्पेक्ट कमाना ना भाई, मतलब 13 साल लग गया रिस्पेक्ट कमाने में, 13 साल, आपकी अभी 1-2 महीने में होता मालूम तो 1 महीने 2 महीने में होता मालूम आपके रिस्पेक्ट, तो ये जो होता है ना ये सिलेक्शन हुआ है बच्चे का, इंग्लिश से इतना डर लगता है मतलब बस सपना था मैं छोड़ूँ आपको, तो बच्चा ये रिस्पेक्ट तक पहुँचता है जिसको कितनी मेहनत लगती है, एंड आपकी भी मेरी भी तो दोनों भाई करेंगे मेहनत और रिस्पेक्ट तक पहुँचेंगे, तभी आपके शहर में आऊँगा मैं, सेमिनार होगा हमारा, तो आपके भी शहर आऊँगा, तो आपसे भी मिलूँगा, तो तब पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, देख लो, तो ये प्यार कमाएँगे, है कि नहीं? यहाँ देख लो हर जगह चाहे मैं अपना आपको इसको दिखाई दिया था, चाहे मैं जयपुर गया हूँ, जयपुर का प्यार, प्रेम, हर जगह बहुत ज़्यादा सामान मिलता है, तो कमाएँगे खून पसीना करेंगे और ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, ठीक है? बस आपको क्या करना है रेगुलर रहना, हैं? तो बिहार तो भैया हमारे दिल में बसता है पगलू, आ जा दिखाता हूँ। बिहार कहीं का भी अभी दिखाते हैं आपको, ये तो आपने इसका देखा है, आपको पटना सेमिनार से भी मिलवा देते हैं, इसमें क्या है? अभी हम अरे क्या हुआ? पटना भी तो गए थे यार, अब देखने से मिल जाएगा आपको पटना भी। अरे मेरा बच्चा हर जगह है, आप देख पटना में काफ़ी महीने हो गए ना, तो नीचे मिलेगा। पटना का भी देखेंगे, हर जगह का देखेंगे, आपको वीडियो नीचे मिलेगी शायद, वो नीचे आ गया, ऊपर नहीं चला गया, ऊपर चला गया, पटना का भी मिलेगा बेटा आपको। पटना आएगा फिर दोबारा चक्कर लगा देंगे यार, क्या दिक्कत है? फिर दोबारा चक्कर लगा देंगे, रह गया, आप ढूँढना, आप देख लेना। ये कैसे है? हाँ, पटना, पटना का क्या देखोगे साहब, क्या बात है भाई, आप हर जगह क्या करेंगे देखो यार, जहाँ भी लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है हमारी भी और आप लोगों की भी, तो वो करेंगे मेहनत, ठीक है ना? देखो सब जगह हर एक जगह देखिएगा। चलो देखो जहाँ भी आगे 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 आगे। तो हमने बोला प्लूरल सब्जेक्ट है भाई, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? एक ये हुआ भाई, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भाई पता है क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस लगता है, अभी तो काम कर किसी और देखना कितना इंटरेस्टिंग लगा, इसमें इस वर्ब को ना हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, मतलब इंग्लिश में ये लोटा है बेटा, इसलिए हम कहते हैं, आपने देखा हो दे प्ले क्रिकेट, आपने बोला सही है सर, और ही प्ले या प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, आप देखते हो ये डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, आप बताओ ये डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, आपने बोला बिल्कुल नहीं, तो दे प्ले क्रिकेट और ही प्लेज क्रिकेट, तो इन दोनों में फर्क है भाई, ठीक है? अब एक बात देखना मुझे, एक बात देखना, ठीक है? हाँ, तो हमने क्या बोला, इनमें ये फर्क है, इसीलिए आप देखना इसी बात को ऊपर देखना, ठीक है? हाँ ये चीज है, इसीलिए देयर इज नो ट्री दैट डज नॉट, यहाँ डू नॉट नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं, क्योंकि नो ट्री अपने आप में क्या है, सिंगुलर एंटीसीडेंट, और अगर सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर है तो आगे डू नॉट या डज नॉट, तो आपको यहाँ डू नॉट नहीं आएगा, तो पेपर में यहाँ डू दे देता, तो डू करेंगे डज करेंगे डू करता, डज नॉट, ठीक है? तो इसीलिए अगर ही कम हियर होगा, ही कम्स हियर होगा, ही कम्स हियर, अच्छा ही गो देयर या गोज देयर, ही गोज देयर, ऐसे लिखेंगे ना भाई, सिंगुलर है तो आप ऐसे ही लिखोगे, सही है? अब उसी चीज को ध्यान रखना, तो ही सिंग या सिंग्स, सिंग्स होगा, ही सिंग्स, ठीक है? तो ये चीज हमने ऐसे लिखा, अब वही चीज यहाँ अप्लाई कर, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, अब क्या देखना भाई, देयर इज नो ट्री, नो ट्री अपने आप में क्या हो गया, देयर इज नो ट्री, तो आपने बोला सर ये तो सिंगुलर हो गया इंटरेस्टिंग, और ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर हो गया, और ये सिंगुलर तो फिर ये भी सिंगुलर, तो रिलीज या रिलीजेस, 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 सो देयर इज नो ट्री बट रिलीजेस ऑक्सीजन, अब वो जब मुश्किल लगा होगा तुम्हें ये, भाई पेपर में ये ना दे दे देयर इज नो ट्री बट रिलीज ऑक्सीजन, तो तुम सही बट रिलीज, बट रिलीज कैसे सही है, गलत है, क्योंकि अगर हम मतलब रिलेटिव प्रोनाउन मान रहे हैं भाई, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सिंगुलर है, नो ट्री सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, कैसा है? हाँ अब आगे ध्यान से सुनो आगे, देखो तो अब वही गलती पीछे नहीं करनी है, अगर हम पीछे जाएंगे मेरे दोस्तों, तो अब यहाँ से देखो, देयर इज नो मैन दैट डज नॉट, अगर यहाँ डू देता तो गलत होता, क्योंकि ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, लेकिन अब यहाँ देखो सकता है देयर इज नो मैन, अब विश आपने बोला नो मैन सर ये हुआ सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, तो विश नहीं आएगा, विशेष आएगा, देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव, बताइए बोले आया मजाक करो, ठीक है? ये चीज है, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्या है देखो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है
जिसको ये रूल समझ नहीं आता, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो आपने बोला ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है सर, देयर इज नो स्टूडेंट। हमेशा से स्ट्रक्चर लिखेगा, देयर इज नो स्टूडेंट बट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के अलावा, मतलब ऐसे सभी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हाँ, यहाँ पर बट सब्जेक्ट का काम कर रहा है बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर इस चलो अब बताओ इसमें क्या गलती है, ऐसे है पेपर में क्वेश्चन, अब बताओ क्या सही है या गलत। आपने बोला देयर इज नो स्टूडेंट बट अंडरस्टैंड्स, ये हो जाएगा, बस इतना ही काम है। देयर इज नो चाइल्ड बट लव्स स्वीट्स, लाइक्स स्वीट्स, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको मिठाई पसंद करने के अलावा कोई बच्चा नहीं है जिसको मिठाई पसंद है, ऐसा कैसे ठीक है, तो बड़ा ऐसा रिलेटेड बनाऊंगी दोबारा करो। तो हमने बोला तो बहुत छोटा था, बहुत इजी था, है ना, इजी तो बना दिया, मुश्किल तो था ये। अब जाएगा एज, एक और ऐसा रिलेटेड बनाना है भाई जो एज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, एज, ठीक है। चलो अब जरा एज को कर लो भाई, तो इनको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास एज बचा, यूज ऑफ एज, और एज कई सारे काम करता है बट हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है सारी टॉपिक, ठीक है, खराब है। अब हमने कहा एज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, एज रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। अब इसमें क्या होता है, जब कभी भी आपको सच 100% आपको सच दिखाई देगा, अगर सच है तो एज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, फिक्स है भाई, ठीक है। ये बताओ कैसे, सच के बाद कोई भी एंटीसीडेंट होगा तो बेटा अब ये मिलकर एंटीसीडेंट का काम करेगा, अब ये मिलकर एंटीसीडेंट का काम करेगा, ठीक है। हाँ, अब इस एंटीसीडेंट के लिए जब आप लगाओगे तो आपके पास एज रिलेटिव प्रोनाउन होगा, एज रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जो एज रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके बाद आपको वर्ब दिखाई देगी, उसके बाद बाकी चीजें। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर आपको एज दिखेगा तो वो एज इस वर्ब का पक्का क्या होगा मेरे बच्चे, सब्जेक्ट होगा, पक्का ये एज इस वर्ब का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं भाई हूं, अगर ये होगा या फिर एज आएगा प्लस यहाँ कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब नजर आएगी, तो अभी आगे कुछ भी हो, अब एक बात ध्यान रखना, अब एज इस वर्ब का क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्यों सर मेरे भाई, या तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है या रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। अब देखना मेरे पास एक जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो या तो ऐसे बात वर्ब होगी तो बड़ी अजीब लगेगी, पढ़ने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सही है, या इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों। दूसरी चीज, आपके पास सच आया, सच के बाद आपको चीजें दिखाई दी, अब आगे चल के आपको यहाँ दैट नजर आएगा, क्यों, तुमने सच के साथ दैट भी देखा इंग्लिश में, सच के साथ दैट भी देखा है, जब सच के साथ दैट आएगा मेरे भाई तो पता क्या होगा, ये दैट के बाद एक सब्जेक्ट नजर आएगा, ठीक है, फिर वर्ब नजर आएगी, ठीक है, फिर अपना बाकी जो चीजें ऑब्जेक्ट है, हाँ ठीक है, बाकी जो चीजें नजर आ जाएगी, हाँ। तो दैट ने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया या ओनली कंजंक्शन का काम किया, बेटा एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये, तो ये जो दैट है ना, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ओनली कंजंक्शन होगा, ओनली कंजंक्शन होगा। तो मेरे भाई ना तो ये दैट सब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि सब्जेक्ट का काम ये करने वाला है, ना ये दैट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम ये करने वाला है, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, तो ये खाली कंजंक्शन होगा, सच के साथ तो दैट आएगा, अगर सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन लाओगे तो ऐसा आएगा, अब आप बोलोगे सर ये तो छोटी सी खोपड़ी एकदम घूम जाएगी, तो ये तो घूम जाएगी, तो ठीक है। तो हम इसको क्या करें, कैसे पहचानेंगे पेपर में कि सच के साथ एज कब आएगा, दैट कब आएगा, इसके बीच में लगा लो बस, इसी से पेपर बनेगा, चलो पता करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे केस में अगर उसने सच के साथ हु लगाया गलत, दैट लगाया गलत, व्हिच लगाया गलत, कुछ भी नहीं आएगा, ना हु ना दैट ना व्हिच, सिर्फ एस, अगर सिर्फ कंजंक्शन है तो दैट आ जाएगा। सर लेकिन पहचानेंगे कैसे, मैं बताऊंगा मेरे एग्जाम्पल्स, मैं आपको बताऊंगा। वन में भाई 4 महीने में जल्दी से करना है तो फिर रिकॉर्डेड बैच से करोगे, लाइव बैच नहीं, आप रिकॉर्डेड बैच से करो, ठीक है भाई, अब मजा आएगा इसको सीखने में, करवाओ यहाँ तक कोई, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ तो बढ़िया समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से, मैंने बोल दिया, अभी करके एग्जाम्पल आ जाए, मैंने बोला such a nice person, such a nice person as come wins our sympathy, मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया, आपका एग्जाम में माइंड एक्टिवेट हुआ, ठीक है, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, जैसे ही माइंड एक्टिवेट हुआ तो हमने बोला सर सच अ नाइस पर्सन एज हैज कम, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये रिलेटिव क्लॉज है, तो ये रिलेटिव क्लॉज है, बिल्कुल सर, सच अ नाइस पर्सन ये सब्जेक्ट है, इसका बेटा इसका, तो रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव होती है, इसको हटा दो, देखो ये बन गया, क्या बना भाई, सच अ नाइस पर्सन विंस अवर सिंपैथी, इस तरह का बढ़िया इंसान, इस तरह का बढ़िया इंसान हमारी सिंपैथी जीतता है, इस तरह का बढ़िया इंसान हमारी सिंपैथी जीतता है, ठीक है, राइट। तो सच अ नाइस पर्सन विंस अवर सिंपैथी, सच अ नाइस पर्सन एज हैज कम, सच अ नाइस पर्सन एज हैज कम, इतना बढ़िया इंसान जो अभी आया है, ठीक है, सच अ नाइस पर्सन एज हैज कम, इतना बढ़िया इंसान जो भी आया है, विंस अवर सिंपैथी हमारी सिंपैथी जीतता है, ठीक है भाई, तो हमने ऐसे बोल दिया, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। अब आपके पास क्या देखोगे, आप ये वर्ब है तो आप ये पाओगे इसका सब्जेक्ट है, वही नाइस पर्सन का सब्जेक्ट इसीलिए तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब पेपर में अगर यहाँ पर हु दे दे गलत होगा, पेपर में अगर दैट दे दे गलत होगा, कुछ भी गलत होगा, सिर्फ ऐसा आएगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, कैसे पहचानना है, तो बहुत आसान है। अब देखो मैं पहले एग्जांपल दिया है, फिर ये दूंगा, फिर ये दूंगा, अगर मैंने बोला ये इसका सब्जेक्ट बन रहा है तो ऐसी बात करनी वो है ना, ये चीज है, ये चीज है। तो यहाँ पे इसके बाद तुम लोग कितनी अजीब लग रही है, ऐसी बात है कितना अजीब लग रहा है ना, तो ये सही पेपर में पहचान लो, वो देगा यार देगा, आगे देखो मुझे इसका क्वेश्चन भी लिखा मैं, अगर मैं भाई मैं ऐसा करूं, ध्यान से सुनो, अब मैंने लिया ही इज, ही इज सच अ नाइस पर्सन, ये इतना अच्छा इंसान है यार, ही इज सच अ नाइस स्टूडेंट, इतना अच्छा स्टूडेंट है, सच अ नाइस स्टूडेंट एज एवरी टीचर लाइक्स, जिसको हर टीचर पसंद करता है। अब आप जरा सोचिए देखो, अगर यहाँ पर देखो तो एक सेंटेंस हो गया ही इज सच अ नाइस स्टूडेंट, सच अ नाइस स्टूडेंट,
तो एज एवरी टीचर लाइक्स, हर टीचर ये सब्जेक्ट को पसंद करता है। बेटा किसको पसंद करता है? किसको पसंद करता है? आपने बोला स्टूडेंट को पसंद करता है सर। तो एक बात बताओ, हर एक टीचर पसंद करता है किसको? स्टूडेंट को। स्टूडेंट को पसंद करता है। तो बेटा इस पसंद करना का ये ऑब्जेक्ट नहीं हो गया? समझ रहे हो? तो यही तो मैंने बोला भैया, अगर यहाँ दूसरा सब्जेक्ट आ गया वर्ब तो उसका ऑब्जेक्ट अगर रिलेट कर गया तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या मैं इधर एज की बजाय दैट लगा सकता हूँ? नहीं सर। क्या मैं हूं लगा सकता हूँ बेटा? नहीं सर। ये चीज है, ये टेक्निकल सीखनी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना सीखो। अगर नहीं सीखते तो यहाँ हम अपना पजल हो रहे होते। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम छाड़ना नहीं सीखेंगे तो यहाँ हमारा दिमाग घूमेगा 100% घूमेगा। ठीक है मेरे? तो यहाँ इसको ध्यान में रखना है। बताओ डाउट यहाँ तक? अब आगे देखो। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसी सेंटेंस में अगर मैं ऐसा कर देता ही इज सच अ नाइस पर्सन, ही इज सच अ नाइस स्टूडेंट दैट या एज एवरी टीचर लाइक्स हिम, एवरी टीचर लाइक्स हिम। अब सोचो मेरे, अब सोचो, आपने बोला सर ही इज सच अ नाइस स्टूडेंट, इतना अच्छा स्टूडेंट है एज ए दैट एवरी टीचर लाइक्स हिम, कि हर एक टीचर उसको पसंद करता है। अब आपने क्या पाया? लाइक्स अपने आपने क्या हुई? वर्ब। टीचर पसंद करता है सब्जेक्ट, बेटा किसको पसंद करता है? टीचर। स्टूडेंट को पसंद करता है। तो उस स्टूडेंट के लिए आपने हिम लिख दिया मेरे बच्चे, ये रहा ऑब्जेक्ट। आपने तो लिख दिया वहां स्टूडेंट के लिए, आपने तो वहां स्टूडेंट के लिए हिम लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, बस सर बिल्कुल लिख दिया। तो अब एज किसका काम करेगा? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, किसी का भी नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं कर सकता बोले। क्यों नहीं कर सकता? सर आपने सब्जेक्ट लिख दिया और एज स्टूडेंट के लिए आएगा, स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट का काम करना, आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट। तो मुझे आप क्या चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन या ओनली कंजंक्शन? मेरे भाई मुझे यहाँ ओनली कंजंक्शन चाहिए फिर तो। ए छोड़ा, क्या कहते हो? वेरी गुड। तो मुझे यहाँ ओनली कंजंक्शन चाहिए। अगर मुझे ओनली कंजंक्शन चाहिए बाबूजी, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आपने बोला गुरुजी यहाँ तो आपको दैट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बाबूजी? दैट लगाना पड़ेगा। ऐसे समझो। तो क्या करना है? आपने बोला नहीं देखो सर ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसको ऐसे देखा, वर्ब है तो सब्जेक्ट और ये है तो सब्जेक्ट, ठीक है जी, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आइए सर स्वागत है आपका इसमें। ठीक है आया सर, मैं क्वालिटी देखता हूँ आपकी पीएनजी नहीं बेटा, पीएनजी नहीं देता हूँ तो भाई, मैं पीएनजी नहीं देता मैं। ये मैं लाइब्रेरी में पढ़ाने लगा हूँ ना भाई, तो सब मेरे भाई साथ साथ कॉपी करते हैं। मैं पीएनजी नहीं देता, पीएनजी बड़ा ढीला काम है, वो देखो बच्चा पढ़ता नहीं है, रिवीजन विजन करता नहीं है, रिजल्ट खराब हो जाता है भाई। बाकी टीचर दे देते हैं पीएनजी, लेकिन उनका रिजल्ट उतना बढ़िया आता नहीं है फिर। Anyway, ठीक है भाई, चल ज्यादा नहीं है, आसान काम मिला। अब आ जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा होता है, बस ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मेरे भाई तुम हो तो लगता है मैं हूँ। अच्छा ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो उस पे भेजना। हाँ तो मुझे लड्डू नो एरर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमसे करो छोटी। या 45 45 क्वेश्चन का हो गया। हाँ बेटा अनंत, इंडिविजुअल सर्विस कंप्लीट होगा। अब क्या देखोगे? अब आप देखोगे सर सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने उम्मीद की थी। इससे उम्मीद किसको एक्सपेक्ट किया था? इसको, ऑब्जेक्ट हो गया। Yes. ठीक है, तो ही शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड, किससे उम्मीद की थी? लड़की स्टूडेंट को उम्मीद की थी, है ना? तो इंटरेस्टिंग। चलो अब बताओ मेरे 46 में कोई गलती है या नो एरर? 46 में कोई गलती है या नो एरर है? बरकरार। Such a self-sacrificing man as has come wins our sympathy and admiration. आपने बोला देखो सर, such a self-sacrificing man as has come, ये relative clause हुई, और such a self-sacrificing man wins our sympathy and admiration, ये clause हुई। तो सब्जेक्ट ही है, ये तो सब्जेक्ट होता है, ऐसे आएगा। अगर पेपर में यहाँ दैट दे देता चलो error होता। ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चन हम तब प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार इसको पूरा, ठीक है हाँ, इन चीजों को एक बार पढ़ लेंगे, पूरा कर लेंगे, तब इन चीजों को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, बताइए कोई डाउट? पक्का? चलो तीनों एरर वापस आते हैं। अब हमारे पास में बच्चे एस भी हो गया। अब दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खत्म नहीं कर लेते, ये बहुत आसान है। वेन हावर वेयर, अब इनकी बात करेंगे भाई, वेन हावर वेयर। ठीक है चलो अब देखो क्या होता है, जब आप वेन को लगाते हैं तो ये दिखाता है प्लेस को, ठीक है, सॉरी प्लेस का टाइम को। और जब आप वेयर लगाते हैं तो ये आता है प्लेस के लिए, जगह स्थान जहाँ। और आप हाउ लगाते हैं तो ये बताएगा तरीका। तरीके को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैनर। किसी चीज को करने का मैनर क्या है? तरीका क्या है? ठीक है, किसी चीज को करने का मैनर क्या है, यानी कि तरीका क्या है? तो एक मैनर दिखाता है, एक प्लेस को दिखाता है और एक टाइम को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया, प्लीज टेल मी द टाइम, प्लीज टेल मी द टाइम, व्हाट, व्हिच, या व्हेन, दे, या वेयर के बजाय वेयर कर लो, या हाउ दे केम। बताओ क्या होना चाहिए? कौन सा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए? कौन सा मेरे बच्चे? वो क्या क्लास मैं स्टार्ट करूँ? मेरे साथ स्टार्ट करना, अभी यूट्यूब से आप मैं चालू करना, मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे साथ चालू करना मेरे लिए। ठीक है,
क्या बोलोगे? प्लीज टेल मी द टाइम, प्लीज मुझे समय बता दीजिए। व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ दे केम। मैंने बोला समय इंडिसेंट है, समय के लिए व्हेन आएगा। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन दे केम। मुझे वो समय बता दो जब वे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे दिस इज द होटल, दिस इज द होटल हाउ दे स्टेड। ये वो होटल है, कैसे वो ठहरे थे या जहां भी ठहरे थे। ये वो होटल है, क्या है? हाउ या वेयर दे स्टेड, वेयर दे स्टेड, जहां भी ठहरे थे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे आई नो द मैनर, मुझे वो तरीका मालूम है। आई नो द मैनर व्हेन दे सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे वो तरीका मालूम है कैसे कैसे उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो आई नो द मैनर हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, लॉजिकल। हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, हम क्या करना है, कुछ अभी बीच में बचा है, थोड़ी सी चीज बची है, अभी करेंगे, हम टेंशन ना छोड़े। बहुत मेहनत लगती है भाई, तब जाके सिलेक्शन होता है। वो कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, और कभी कभी तो रेंगना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। बैठी बैठी चीजें नहीं मिलती छोटे, है ना? चलिए, डन डन डन। हो गया भाई कॉपी। अब आगे अब आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस। बेटा एक तो ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए, तो बस मैं वो कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये करना है। कुछ ऐसी बातें जिन पर भी एरर आ सकते हैं, फिर पूरे के पूरे रिलेटिव प्रोनाउन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन, फिर पूरे के पूरे रिलेटिव प्रोनाउन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कल। कल यानी कि मंडे, मंडे फ्राइडे है ना हमारी क्लास अभी फिलहाल, तो कल तो शनिवार रहेगा, तो हम डायरेक्ट मंडे मिलेंगे। मंडे जितना प्रोनाउन पहले पढ़ाया है ना, उस सारे प्रोनाउन की प्रैक्टिस करूंगा। जितना प्रोनाउन पढ़ाया उतने की प्रोनाउन की प्रैक्टिस करूंगा मंडे को। तो भैया कल कर लेना, मंडे को जितना प्रोनाउन अभी बाकी बचा है प्रोनाउन वो रिवाइज करके आना। ओए हेलो, सुन रहा है ना तुम? रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस कराऊंगा मंडे को। चलो जी, अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब इसको हमने देखना है। तो क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहले कई बार क्या होता है, आपको वन ऑफ के बाद, आपको वन ऑफ के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन दिखेगा, आपको प्लूरल नाउन दिखेगा। ठीक है, हाँ। अब इस प्लूरल नाउन के लिए तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। तो बच्चा क्या सोचता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो वन के लिए आ गया होगा। नहीं भाई, वो इसके लिए आया, इसके बाद लिखा है, इसलिए लिखा है, तो ये इसलिए आ जाता है, तो उसमें बदल मत होना। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टीम या फॉर आईपीएल। आईपीएल की ऑप्शन चल रही थी ना अभी, आईपीएल देखना पड़े और यार पढ़ाई पे ध्यान दो। बाहर में क्या वो खेलते हैं, पैसे उनको मिलते हैं, हमें खाली पीने के पैसे नहीं देना है। अब मोक लगा बेटा, हिमांशु को भी तो मोक तब लगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, वो उन प्लेयर्स में से एक है जो आईपीएल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, उनमें से एक वो है। बेटा ये जो प्लेयर्स लिखा है, हाँ ये इसी के लिए तो है, तो है भी तो आएगा प्लूरल। कई बार सोचते तो मैंने वहां प्लेयर्स लिख दिया। नहीं भाई, ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये किसके लिए आई है? प्लेयर्स के लिए आई है। तो एक प्लेयर भाई कई सारे सिलेक्ट हुए, कई सारे सिलेक्ट हुए, उनमें से एक ही है। समझ आई बात? ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है, अगर मैं वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगा रहा हूं तो प्लूरल का मतलब ये है मेरे भाई कि वहां पर हमने उसे यूज किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, अगर आपको नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस दिख जाए और प्लस नाउन दिखेगा, हाँ, तो आप इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन है और वो इसके लिए है तो ठीक है, तो ठीक है, तो वो इस नाउन के लिए तो ठीक है। अगर वो इसके लिए है तो गलत है। अगर नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है और प्लस नाउन आ रहा है, हाँ, और रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए आ रहा है, हम्म, समझाऊंगा इसको मैं बिल्कुल, तो ये गलत है। फिर आपको इसको घुमाना पड़ेगा, ये पहले लिखोगे द नाउन, हाँ, फिर ऑफ लगाओगे, हाँ, इसको इधर लिखोगे, ऐसे लगाना, इस नाउन को इधर लिखोगे। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे होगा ये इसलिए आ जाएगा। देखने में थोड़ा पजलिंग लग रहा है, एग्जांपल से बहुत आसान हो जाएगा, एग्जांपल से बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मेरे दिस इज रोहन्स कार, हाँ, दिस इज रोहन्स कार व्हिच आई वांट टू बाय। ये रोहन की गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। अब पता हुआ क्या मेरे भाई, यहाँ देखो ये रोहन की गाड़ी है, गाड़ी होगी जो मैं खरीदना चाहता हूँ, तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये किसके लिए आई है? गाड़ी के लिए, गाड़ी के लिए आई है, तो इसके लिए आई है। बिल्कुल ठीक है, सही। अगर मेरे भाई मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज रोहन्स कार, ठीक है, दिस इज रोहन्स कार हु इज हर बेस्ट फ्रेंड, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब उसका बेस्ट फ्रेंड कार है या रोहन है? रोहन है भाई, रोहन कार नहीं, रोहन कार। दिस इज रोहन्स कार हु इज हर बेस्ट फ्रेंड। अब देखो बेटा, गड़बड़ी हुई, हाँ, गड़बड़ी हुई। आगे ये जो हु इज हर बेस्ट फ्रेंड है, तो ये रोहन के लिए, तो रोहन के लिए तो है, तो रोहन के बाद तो नहीं लिखा, तो मैं रोहन के बाद लिखे फोटो फेस पीछे लिखूंगा नहीं, मुझे इसे ठीक करना होगा। पेपर में यहाँ मारने के लिए पता है क्या करोगे? हाँ, ठीक है, दिस इज द कार ऑफ रोहन, भाई ये करना काम है, दिस इज द कार ऑफ रोहन हु इज द बेस्ट फ्रेंड। ये चीज यहाँ करनी है, समझ लो। अभी बात बताओ, मैं इस पॉइंट को ना रहा हूँ और पेपर में यही पॉइंट आ गया, गई भैंस पानी। सिंपल है। इसलिए क्या होता है, सोचो सर इतना बड़ा प्रोनाउन करने की क्या जरूरत है, छोटे वाला प्रोनाउन कर लेते हैं। हमारे यहाँ फला फला मास्टर है, कुछ ने प्रोनाउन ना थोड़ी सी क्लास में खत्म कर दिया, पहले तो कर ले, फिर थोड़ी सी क्लास में भी रिजल्ट पढ़ लियो। भाई क्लासेस को बार बार देखो, लगातार देखो, बार बार नोट्स रिवाइज करो, तब जाके चीजें होती है। अब क्या है यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर एक और चीज दिखा रहा हूँ, इसी बात का एक और एग्जाम्पल ले बच्चे, आगे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा।
अरे मिल जा, कहाँ घूम गया? घूम गया, कोई बात नहीं, क्लास में करूंगा इसका। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 17 में यार बताओ बेटा क्या है? मिल गया सर। भाई मैं जितने कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ ना, हर कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, तो उसी तरीके से चीज़ बताऊंगा आपको। और ऐसा नहीं कि बाद में भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, बाद में सारा प्रोनाउन एक साथ प्रैक्टिस करूंगा तभी बताऊंगा मुझे। तो हमने आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद से 3 नॉवेल्स, हु वाज अ ग्रेट राइटर। तो आपने बोले जो ग्रेट राइटर थे कौन थे मेरे भाई? मुंशी प्रेमचंद साहब थे, ठीक है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद से 3 नॉवेल्स हैं, पहले हो गए। क्या लिखना पड़ेगा? ये है। आप लिखोगे 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु वाज अ ग्रेट राइटर। 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु वाज अ ग्रेट राइटर। आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है भाई? ये पहचान, चलो करो ये। नाउन फर्स्ट ऑफ नाउन रिलेटेड प्रोनाउन नहीं हमने किया था, रिलेटेड प्रोनाउन के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने थे, रिलेटेड प्रोनाउन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिए थे। अब तीसरे ही वाली वो मेरा प्यारा जिसने पहली क्लासेस देखी है तो वही क्लासेस आनंद उठाएगा और बड़ा जोरदार उठाएगा क्योंकि उसको तब समझ आएगा। लेकिन वो मेरा प्यारा जो बीच में है उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपसे हाथ जोड़ने की रिक्वेस्ट है, सबसे पहले प्रोनाउन की सारी क्लासेस देखो तब होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो सारी क्लासेस चलो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं भाई। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तो 3 को बड़ी खूबसूरती से समझने की कोशिश करना। तीसरा पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? हाँ, तो क्या मैंने तीसरे पॉइंट में पहले पॉइंट आपको बताया, जब कभी रिलेटेड प्रोनाउन आपको बड़ा करके दिखाया तो वहां पे बाद प्लूरल नाउन आता है, उसके बाद रिलेटेड प्रोनाउन आता है। नाउन का फर्स्ट ऑफ कैसे नाउन लगता है, उसके बाद रिलेटेड प्रोनाउन आता है, तो वो इसके लिए तो सही है, ऐसा है तो हमारे ये वाली चीज हमने लिखी, ठीक है बच्चे? हाँ, अब हमने बोला इसका तीसरा पॉइंट, पहला और दूसरा, इसका तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला जो अब मैं सिखा रहा हूं आपको। अगर आपको कई बार क्या होता है बच्चे, नाउन दिखेगा और प्लस में प्रीपोजिशन दिखेगी। हाँ, नाउन दिखेगा प्लस में प्रीपोजिशन दिखेगी और प्लस में फिर से एक नाउन दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए आपने बोला सर बिल्कुल दिखेगा। अब ये मिलकर मेरे बच्चे, ये अपने आप में मिलकर क्या काम कर रहा होगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना। ये जो मिलकर अपने आप में कंपाउंड की तरह काम कर रहा होगा, मिलकर एक साथ जुड़ा होगा, ठीक है? जब ये मिलकर एक साथ जुड़ा होगा तो इसके बाद जो रिलेटेड प्रोनाउन आएगा मेरे भाई, इसके बाद जो रिलेटेड प्रोनाउन आएगा वो तरीके से जो रिलेटेड प्रोनाउन होगा वो पहले वाले नाउन के लिए होगा। तो आप इसको ऐसे लिखना, वो जो रिलेटेड प्रोनाउन होगा ऐसे बॉक्स बनाना या आप सर्कल करो, ये इसके लिए होगा। तो आप बोलोगे गुरुजी ये जो रिलेटेड प्रोनाउन है, हाँ, ये जो रिलेटेड प्रोनाउन है ये लिखा तो इस नाउन के बाद है, इसके बाद क्यों आ रहा है? तो गलत होना चाहिए, लेकिन आपने बोला रिलेटेड प्रोनाउन जिसके बाद उसके बाद क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है बेटे, जैसे कॉपी कर रहा हूं ना ऐसा लगाया था, सेम कॉपी करना है हमने। ये जो इंफॉर्मेशन है बेटे, हाँ, ये भी इसका एडजेक्टिव होगी, ओके? ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी इसका एडजेक्टिव होगी, और मेरे आगे इससे अगले वाली भी इंफॉर्मेशन होगी, वो भी इसका क्या बनने वाली है? एडजेक्टिव बनने वाली है, क्योंकि ये जो रिलेटिव क्लॉज बनेगी, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या बनेगी? रिलेटिव क्लॉज बनेगी, ये भी तो एडजेक्टिव होगी। तो यहाँ पर आपको एक नहीं कितने एडजेक्टिव दिखेंगे बेटा? 2 एडजेक्टिव दिखेंगे। कितने एडजेक्टिव दिखेंगे? 2 एडजेक्टिव दिखेंगे। यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव होगी और ये भी एडजेक्टिव होगी, आपको दो एडजेक्टिव दिखाई देंगे। तो अगर मैं इसको पहले लिख दूं इसको बाद में लिख दूं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इस बात को आप समझ पाओगे बेहतर। अब मैं एग्जांपल लिखूंगा उससे, इसको आप बेहतर से एग्जांपल से समझ पाओगे। अब जो मैं आपको नीचे एग्जांपल लिखूंगा उससे, ठीक है? देखो ये एग्जांपल जैसे मैंने किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई हैव द बुक ऑफ हिस्ट्री, आई हैव द बुक ऑफ हिस्ट्री, मेरे पास हिस्ट्री की किताब है। आई हैव द बुक ऑफ हिस्ट्री व्हिच माय फादर बॉट, जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। व्हिच माय फादर बॉट, जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है? आई हैव द बुक ऑफ हिस्ट्री व्हिच माय फादर बॉट, मेरे पास हिस्ट्री की किताब है जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हो? अब आप इसमें ये देख पा रहे हो, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये अपने आप में रिलेटेड क्लॉज है, ठीक है? और आप ये देखो मेरे बच्चे, किताब खरीदी पापा ने, हिस्ट्री खरीदी। देखो सर हिस्ट्री तो पापा नहीं खरीद लाएंगे, पापा लेके आएंगे खरीद के हिस्ट्री या किताब, पापा हिस्ट्री खरीद लाएंगे, किताब खरीद लाएंगे। आप बोलेंगे सर पापा तो किताब खरीद लाएंगे, हमने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ऑफ हिस्ट्री है बुक है किसकी है बेटा? हिस्ट्री की किताब है, और जो मेरे पिताजी ने खरीदी। तो आप गुण फरमाओ, ये तो अपने आप में किताब नाउन हुआ, ठीक है? ये प्रीपोजिशन के साथ नाउन हुआ, तो तरीके से ये भी इस नाउन की इंफॉर्मेशन है, किताब है, हिस्ट्री की है, एडजेक्टिव, और ये भी इसकी इंफॉर्मेशन है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव। अब जब आप बड़े बच्चे हो जाओगे ना तो तब आपको बताऊंगा मेरे प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, अगले वो प्रीपोजिशन फ्रेज बनती है। जो प्रीपोजिशन फ्रेज होती है एडजेक्टिव का काम करती है, तो उसमें कोई रहेंगे और उसका आने वाला अगला एडजेक्टिव। तो कितने एडजेक्टिव हैं? 2 एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव दिखेगा मेरे बच्चे जो प्रीपोजिशन बनाई होगी, और एक एडजेक्टिव दिखेगा जो रिलेटिव प्रोनाउन बना होगा। तो अगर मैं इसको पहले लिख दूं तो ऑफ हिस्ट्री को बाद में लिखना होगा, कितना आइडिया तो आप सोचो सर एक काम करो, आपने तो रिलेटिव क्लॉज जहां जिसकी लाइन से तुरंत बनाएगी, अगर इसकी तुरंत बनाएगी तो आप इसको हटाओगे और ऑफ हिस्ट्री लिखोगे सबसे लास्ट में, कितना लगेगा? आई हैव द बुक विद माय फादर बॉट ऑफ हिस्ट्री। अरे तुम यहाँ ऑफ हिस्ट्री कैसे लिख सकते हो? तो आप देखोगे बच्चे, आप ऑफ हिस्ट्री को यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे ना, इसलिए वहां से ऑफ हिस्ट्री हटा दो, ऑफ हिस्ट्री यहाँ लिख दो। अरे द बुक ऑफ हिस्ट्री एक साथ ना, द बुक ऑफ हिस्ट्री एक साथ है बच्चे, द बुक ऑफ हिस्ट्री एक साथ, इसको तोड़ू कैसे? वहां नहीं ले जा सकता ना, मैं इसको यहाँ तो नहीं ले जा सकता, इसलिए एग्जाम में सही होगा बच्चे। वरना आप ये सोचते हैं रिलेटेड प्रोनाउन जिसके लिए आया, हाँ जिसके लिए आया उसके तुरंत बाद आना चाहिए, पर मैं यहाँ कैसे लिखूं? क्योंकि बुक के लिए नहीं आया लेकिन बुक ऑफ हिस्ट्री एक साथ है, तो इसका ध्यान रखना बच्चे। नाउन को प्रीपोजिशन नाउन से एक्सप्लेन करें, ये भी इसके साथ क्या बनता है? कंपाउंड बने, क्या बने बच्चे? कंपाउंड बने। हाँ, उसके बाद रिलेटेड प्रोनाउन भले पहले वाले के लिए वो हो, लेकिन उसमें ऐसे ब्रेक मत कर देना उसको, क्योंकि वो क्या है? कंपाउंड। क्या लिख दूं मेरे बच्चे? चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा? कंपाउंड। कोई नहीं अब ऐसा समझ में चलो करो। सर रिकॉर्डिंग में डीपीपी क्या होती है भाई? क्या डीपीपी निकली है? क्या होती है डीपीपी? रिकॉर्डिंग बैच में मेरे को पीडीएफ मिलेगी, आपका सिलेबस मिलेगा, कॉपी करो सिलेबस को बस। ये डीपीपी क्या होती है भैया? हमें नहीं पता। चलो तो क्या क्या कर दिया? डन कर लिया? चलो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिखा रही भैया, देखोगे सीरीज का पैटर्न आप देखो, कुछ भी नहीं हुआ, आगे वाले लिखेगा कुछ नहीं होने, सेम पैटर्न है। किसने बोला बच्ची को पैटर्न चेंज हो गया? किसने बात बनाया बच्ची? कुछ चेंज नहीं हुआ भैया, सीरीज हर 6 महीने में होता है बच्ची, हर बार ये क्वेश्चन देता है, इसलिए सीरीज में भी पूछना कोई पैटर्न चेंज नहीं, सेम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देना, सारी चीजें करा देता हूं, चाहे वो सीरीज देना, चाहे वो सीपी देना, चाहे वो सीजीएल देना, चाहे फोर्स देना, चाहे डी देना, जो भी पेपर देना, ये जो मैंने पढ़ा से बाहर गया, ठीक है? ठीक है यार, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरा फोर्थ, अब देखो दूध पानी वाली। अब क्या होगा मेरे बच्चे? नाउन दिखेगा प्लस प्रीपोजिशन दिखेगी, वेरी गुड, और फिर नाउन दिखेगा। हाँ, लेकिन पता है क्या होगा बच्चे? हाँ, फिर आपको यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज दिखेगी। अब रिलेटिव क्लॉज जो होगी मेरे शेर उत्तर, मुझे जल्दी से बता वो क्या होगी? एडजेक्टिव होगी, वेरी गुड। और ये जो होगा ना, हाँ ये नाउन होगा बिल्कुल, ये जो है मेरे बच्चे ये इस नाउन की इंफॉर्मेशन नहीं हुआ है सर, हाँ बिल्कुल ये इस नाउन की इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये होगा मेरे बच्चे एडवर्ब। और एडवर्ब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में बताया क्या होता है, काम कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हम बताते हैं, ठीक है? तो अब ऐसे भी सही नहीं पता होगा क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन था, ये भी इसकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये क्या होगा बच्चे? इसकी यहाँ एरर होगा पेपर में, इसको काटोगे और इसको पहले से करोगे यहाँ, इसका मतलब पीछे कौन किससे ये वाली चीज एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगी। जैसे मेरे वाली देखो, अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे आई हैव सेंट द बुक्स टू मुंबई,
आई हैव सेंट द बुक्स टू मुंबई। हाँ देखना देखना, व्हिच आई बॉट इन दिल्ली। देख रहे हो भैया, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब मुझे बड़े प्यार से समझदार बच्चों, मुझे उसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? आप कहोगे गुरुजी इसमें रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है ना इसमें, ये आ गई इसमें रिलेटिव क्लॉज, सही है, ये इसमें रिलेटिव क्लॉज आ गई, ठीक है। अब ये रिलेटिव क्लॉज है कि मैंने आई हैव सेंट द बुक्स टू मुंबई, मैंने बुक्स मुंबई भेज दी, व्हिच आई बॉट इन दिल्ली, जो मैंने दिल्ली में खरीदी थी। अब एक बात बताओ बच्चे, किताबें आपने कहाँ भेज दी? मुंबई भेज दी। अब मुंबई भेज दी, अब किताबों का एडजेक्टिव थोड़ी ना मुंबई, मुंबई भेज दी किताबें, तो अगर ध्यान से देखोगे लड़के तो ये आपको एडवर्ब नजर आएगा। क्यों? कहाँ भेज दी, कहाँ भेजी, मुंबई भेज दी। और ये आपको रिलेटिव क्लॉज नजर आएगा, और रिलेटिव क्लॉज किसका काम करते हैं बच्चे? एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव नजर आएगा। तो अब पेपर में एरर हो गया, क्योंकि द बुक्स टू मुंबई बेटा ये कंपाउंड नहीं है। द बुक्स टू मुंबई एक साथ करके देखो, द बुक्स टू मुंबई ये अपने आप में कंपाउंड नहीं है लड़के। द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, द बुक्स ऑफ रोहन, द बुक्स ऑफ रोहित, ये अपने आप में कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं बोलूं द बुक्स टू मुंबई, ये अपने आप में मुंबई का किताबों से कोई लेना देना नहीं है, किताबें कहाँ भेजी, मैं बच्चे कहाँ भेजी। तो अब पेपर में एरर पता है कहाँ होगा? यहाँ एरर नहीं होगा, अब यहाँ एरर होगा, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज जिसके लिए आई है उस एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आएगी। तो बेटा अब एरर हो जाएगा ये। तो आपको फूक फूक के कदम रखना है, क्योंकि कई बार टीचर बच्चे को हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं कि नाउन प्रीपोजिशन के बाद नाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन पहले वाले नाउन के लिए होगा, मार्क्स का वैसा उल्टा होगा। वो बाहर गया रूल ऐसे पेपर में फंसा देगा बच्चे, याद रखना आपने, नाउन प्रीपोजिशन नाउन मगर मिलकर कंपाउंड बनते हैं। द बुक्स ऑफ रोहन, द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ऐसा कुछ, द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स कुछ भी ऐसा बन रहा है ना, द बुक्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऐसा कुछ बन रहा है तो कंपाउंड है। तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सही है, ये भी एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं लाल बुक कहाँ भेज दी, क्यों भेज दी, कैसे भेज दी, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हैज सेंट द बुक सीरियसली व्हिच आई बॉट इन दिल्ली, तो क्या जाएगा? पहले व्हिच आई बॉट इन दिल्ली, फिर बाद में आप सीरियसली वगैरह बाद में चीजें लिखो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अब इसको ठीक करके लिखो। चलो एक कमेंट करो फटाफट, आज से बता दो, आई हैव सेंट, I have sent the books, I have sent the books, which I bought in Delhi, which I bought in Delhi, to Mumbai। अब ये सेंटेंस सही होगा मेरे लाल, बताओ कैसे लगे, है ना? इसीलिए मेरे बच्चे रूल रूल जो है ना वो नहीं रखने चाहिए, चीजों को सिस्टमेटिक लेके चलना चाहिए, ठीक है। करेक्ट अमित, बढ़िया मेरे बच्चे। ऐसे आपने दिखना है भाई, पता चला कैसे में जो मींस लेवल का प्रोनाउन चलता है बेटा, पता चला कैसे मींस लेवल का प्रोनाउन चलता है, ये लेवल है एग्जाम का भाई। अब प्री अप टू मींस लेवल आपकी चीजें ऐसे कवर होती हैं बेटा, वरना मैं भी 6-7 क्लास में प्रोनाउन खत्म कर देता, लेकिन नहीं मेरे बच्चे। मेहमान भाई ले बुक बहुत बढ़िया बुक, बुक ले आया और बुक भी थोड़े दिन में चालू करूंगा मैं, बेफिक्र रहो मेरे बच्चे, थोड़े दिन में चालू करूंगा, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। द बुक्स ऑफ मुंबई होता तो कंपाउंड बन जाता है, बिल्कुल सही होता। द बुक्स ऑफ मुंबई बिल्कुल सही, बट द बुक्स ऑफ मुंबई लिखा है तो तू मुंबई का मुंबई भेज दे, कंपाउंड बनेगा। चलिए दोनों भी हो गए। तो ये हमारे पास ऐसे पॉइंट्स थे जो रिलेटिव प्रोनाउन के आपको पता होने चाहिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चे? सारे रिलेटिव प्रोनाउन आराम से बना दोगे, ठीक है। तो भैया भाई सारे रिलेटिव प्रोनाउन हमने खत्म कर लिया, और रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हमने सारी चीजें खत्म कर ली। तो अब ये रिवीजन आपने कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब अगला प्रोनाउन चालू करेंगे जिसका नाम है मेरे बच्चे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब हमारे पास आ गया भाई, अब नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है डालोगे जिसको हम कहेंगे मेरे बच्चे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ने हैं। कौन से प्रोनाउन पढ़ने हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ने हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आपने पढ़ने हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में? क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में तो क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन पूछने के लिए क्या क्या उनके पैटर्न होंगे उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है मेरे बच्चे हु। अगर मैं हु को इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह देखूं, अच्छा सर हु तो रिलेटिव प्रोनाउन भी था, बिल्कुल मेरे बच्चे, तो हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, जिसमें ये काम क्या करता है? एज अ सब्जेक्ट काम करता है। हु का काम एज अ सब्जेक्ट होता है मेरे बच्चे, ठीक है, तो ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है। तो जब कभी भी आपको हु से क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या बनाओगे? हु लगाओगे प्लस उसके बाद वर्ब लगाओगे। बेटा जो भी वर्ब होगी ये अपने टेंस के हिसाब से आ जाएगी, टेंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आपने लगानी हो टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाकी की कोई भी कहानी मेरे वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है क्या है आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये जो हु होता है ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। दूसरा ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, और मेरे बच्चे ये प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हु तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों आदमियों को दिखा सकता है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको हु से क्वेश्चन बनाना होगा, हु लिखोगे और आगे वर्ब लिख दो। ये जो वर्ब है मेरे बच्चे इसी का सब्जेक्ट होगा। तो ये जो आप ध्यान से देखोगे तो दो काम करेगा, मतलब सबसे पहली बात तो सर ये अपने आप में इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, सही है, प्लस साथ साथ में क्या होगा मेरे बच्चे? सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ठीक है, प्लस साथ साथ क्या रहेगा? प्लस ये साथ साथ क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा। तो ये सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, ध्यान से सीखो, क्योंकि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं मेरे बच्चे तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं ना, व्हाई वेयर हाउ वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसके बाद प्लस में क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा, साथ साथ इसका काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, ठीक है जी। हाँ ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज चलो इससे सेंटेंस बना के लिखते हैं, जैसे मैंने बोला मोहन हेल्प देम, मोहन ने उनकी मदद की थी, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आप कहोगे सर मोहन ने मदद की थी तो मुझे मोहन अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किसने मदद की थी, तो इसका एक क्वेश्चन बना के दिया, तो आप इसका क्वेश्चन पता क्या बनाओगे? मोहन के बजाय हु हेल्प देम, किसने उनकी मदद की थी? हु हेल्प देम, किसने उनकी मदद की? क्वेश्चन मार्क, बस। तो हु का, ठीक है, हु का जब कभी भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बनाना है बच्चे, हु लगाओ उसके बाद वर्ब लगाओ, आगे सब्जेक्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तो बस ये पैटर्न है। चलो मैंने बोला कौन वहां जाने को तैयार है? हु इज रेडी टू गो देयर, हु इज रेडी टू गो देयर, तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे? कौन वहां जाने को तैयार है? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा होगा, तो ये कौन, तो किसको दिखा रहा होगा बच्चे? सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा होगा। कौन कौन वहां जाने को तैयार है? तो हु आर रेडी टू गो देयर, हु आर रेडी टू गो देयर, कौन कौन वहां जाने को तैयार है? तो आप ये कहोगे सर यहाँ पर हु आर रेडी टू गो देयर, कौन कौन वहां जाने को तैयार है? तो मेरे बच्चे ये अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो इसकी हिंदी कौन नहीं होता बच्चे? कौन कौन? तो इसीलिए मेरे बच्चे मुझसे स्टूडेंट पूछा सर हु के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, या हु के साथ प्लूरल वर्ब आएगी? मैंने उसे बोला भाई हु के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, दोनों सही। कौन वहां जाने को तैयार है, कौन कौन जाने को तैयार है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो हु इज रेडी टू गो देयर और हु आर रेडी टू गो देयर, दोनों के दोनों अपने आप में सही होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, जो इंटरवेटिव प्रोनाउंस हैं वो अपने आप में हु इंटरवेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। हु अपने आप में वर्ब का क्या होगा भाई? सब्जेक्ट होगा। हु अपने आप में वर्ब का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इंटरवेटिव प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड आपको वहां पर लिखना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आसान है। तो हु का इंटरवेटिव सेंटेंस में क्या पैटर्न होगा? वो आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। एक बार मैं बताऊं इंटरवेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरवेटिव सेंटेंस का अलग केसेस में अलग स्ट्रक्चर होता है, तो आपको अलग स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। आप एकदम रटा नहीं मार सकते कि सही स्ट्रक्चर है। हु का इंटरवेटिव सेंटेंस के बीच में क्या स्ट्रक्चर होगा अब आपको पता है, ठीक है।
राइट ज्यादा कोई राइट स्टाइल बनाएगा स्टूडियो चेंज में जैसा भी है ये देख लो। तो उस इंटरव्यू सेंटेंस बना दो नहीं मेरे आंसर किसी के नहीं होंगे बच्चे ऐसा आपकी उसमें क्लास असाइनमेंट में आंसर नहीं आंसर क्लास में करता हूं भाई हमेशा याद रखिएगा जैसे प्रोनाउन हम प्रोनाउन प्रैक्टिस करेंगे तो जो प्रोनाउन प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ क्वेश्चन होगा क्योंकि आंसर मैं क्लास में करूंगा ठीक है मैं आंसर नहीं देता क्वेश्चन के भाई आंसर तो क्लास में करा देता हूं तो आंसर दूंगा क्लास में करेंगे ठीक है तो ये चीज हमारे पास है जैसे कोई भी टॉपिक है मेरे बच्चे ठीक है तो बच्चे जो नाउन से पढ़ रहे हैं तो नाउन में की जो पीडीएफ उसमें कहां से क्लास में कराएंगे ये मेरे बच्चे प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर क्लास में होंगे ठीक है प्रैक्टिस का टॉपिक और एक और प्रैक्टिस होगी यार मार्क्स में क्वेश्चन तो से एक बार आएंगे देखिए पूछ रहे हो प्रैक्टिस का टॉपिक बंद करें मैं हो गया टॉपिक बात हो गई है थोड़ी तो मतलब दिखा होगा जी और वो तो हिसाब ले सकते हो चलो आगे देखते हैं तो ये हुआ अच्छा और एक एग्जांपल सपोज करो मैंने लिखा who will play with him who will play with him उसके साथ कौन खेलेगा who will play with him उसके साथ कौन खेलेगा तो अभी क्वेश्चन मार्क लगा दो सब्जेक्ट आगे ये क्या बोलते क्या बोलेगा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है क्वेश्चन वर्ड ये ना अभी तो बाद में हुआ है तो हु क्या होता है इसीलिए बच्चे हु को इंटरव्यू प्रोनाउन बोला क्योंकि ऐसे प्रोनाउन होंगे जो कुछ बताएंगे नहीं क्या करेंगे बेटा पूछेंगे जो कुछ बताएंगे नहीं क्या करेंगे पूछेंगे ठीक है जी ये अपलोड हो गई है प्रोनाउन की बात होगी बच्चे जैसे नाम से नाम की अपलोड हो गई है ठीक है ऐसा बोले मंडे को प्रैक्टिस होगी अच्छा मंडे को अभी ये हुआ तो आज प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट प्रैक्टिस तो बीच में बताऊंगा मैं पूरे प्रोनाउन की कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा प्रैक्टिस का टॉपिक दो तरीके से ना जैसे कुछ हमने कहा उससे रिलेटेड टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसे बना दिए तो ये तो हम टॉप टॉपिक वाइज कर रहे हैं फिर बाद में कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन की एक साथ मैं ऐसा माना कि ऐसी खाना पूर्ति होगी टॉपिक में बीच में प्रैक्टिस करवा वो तो लास्ट में एकदम शुरुआत से अंत तक भी प्रैक्टिस करेंगे पूरा प्रोनाउन की कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट ये मेरे आ गया यहां सब्जेक्ट अब आता है यूज ऑफ होम अब होम सुनना मेरे भाई होम यूज ऑफ होम अगर होम मुझे क्या बनाना है मेरे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनाना है इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब होम जो है वो अपने आप में क्या करेगा क्वेश्चन पूछेगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनाना है भाई वो अपने आप में क्या पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको बड़े ध्यान से सीखिएगा क्या काम करेगा होम में मेरे पहली बात तो वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा आपने बोला ओके सर दूसरी बात मेरे बच्चे वो प्रोनाउन होगा साथ के साथ वो क्वेश्चन वर्ड भी होगा तो तभी तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है वो प्रोनाउन तो होंगे साथ में ठीक है साथ में क्वेश्चन वर्ड भी काम करेंगे चलिए जी आगे देखते हैं भाई कैसे गुरुजी चलो जरा एग्जांपल को समझते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ध्यान से सुनना हमेशा मेरे बच्चे आपको होम नजर आएगा 100% आपको होम के बाद हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी क्या नजर आएगी मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट नजर आएगा वेरी गुड फिर आपको मेरे बच्चे मेन वर्ब नजर आएगी ये इसका स्ट्रक्चर होता है आपको मेन वर्ब नजर आएगी आपने बोला ओके लेकिन होगा तो स्ट्रक्चर नहीं होगा होगा तो स्ट्रक्चर था होगा तो सीधी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आपने लगा के तो इसके लिए कौन कर रहा है उसका वैसा क्योंकि वो तो वहां क्या होता है सब्जेक्ट बनता था आगे एक्सप्लेनेशन बनता था नहीं मेरे होम जो है उसका स्ट्रक्चर भी अलग है आपने बोला सब आगे चल के कोई भी बात इसका मतलब ये वर्ब है ये जो वर्ब है हां आप इसका जो ऑब्जेक्ट है ये लो ये अब होम जो है ना इसका क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है पहली बात तो वही लिखा मैंने दूसरा ये अपने आप में क्या होगा प्रोनाउन होगा और दूसरा अपने आप में क्या होगा मेरे क्वेश्चन वर्ड होगा अब मेरे प्यारे भाइयों का मेरे लगता है क्वेश्चन ही बना होगा तीसरा एक बात बताइए तो तीसरा करना नोट्स एक बात बताइए मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना था ये ऑब्जेक्ट पहले कैसे चला गया ये ऑब्जेक्ट पहले कैसे चला गया ये कैसे चला गया मैंने एक काम करेंगे ये ऑब्जेक्ट बाद में पहले क्यों चला गया चलो अगर आप बच्चे बन के पढ़ोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा डेरिवेशन आज देखो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा मैंने लिखा ही हां is cleaning he is teaching he is teaching her he is teaching her ये सेंटेंस है सपोज करो मेरे भाई ये मुझे हु से बनाना होता तो मैं से हु का क्वेश्चन क्या बनाता तो मैं हु लिखा तो मेरे सब्जेक्ट रीजन लिखा तो मैं से हु से बनाता हु इज टीचिंग हर कौन पढ़ा रहा है उसे हु इज टीचिंग हर सब चीजें मैं से लिख देता क्वेश्चन बस क्योंकि बेटा जो हु होता है यहां हु जो होता है वो अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है और प्लस क्वेश्चन वर्ड भी सब्जेक्ट भी और क्वेश्चन वर्ड भी कोई प्रोनाउन तो नहीं है मेरे बच्चे सब्जेक्ट क्वेश्चन हु इज टीचिंग हर तो ही इज टीचिंग हर हु इज टीचिंग हर बिल्कुल अब आगे का फर्क देखा अब मेरे भाई अब मैंने सेम एग्जांपल लिखा और ये ना आपको लास्ट एग्जांपल मैंने सेम एग्जांपल लिखा मैंने लिखा ही इज टीचिंग दोबारा दिखाना है मेरे भाई मैं सिखाऊंगा आपको दिल खुश हो जाएगा यार पहली बार पता चला ऐसे इंटरव्यू सेंटेंस बने ठीक है अभी बात बताओ अगर मुझे नहीं पता किसको पढ़ा है तो मैं सीधे हूं लिखा तो मैं इसको ऐसे लिखा ही इज टीचिंग हूं सच्ची सच्ची बात कुछ ऐसे सोचता है मेरे बच्चे हु इज टीचिंग हूं कुछ ऐसे लिखा अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होता है किसको पढ़ा है तो मैंने इसको लिखा ही इज टीचिंग हु इज टीचिंग तो मैंने यहां पर हु लिख दिया ठीक है तो मैंने यहां पर हु लिख दिया ही इज टीचिंग हु इज टीचिंग और मैंने यहां लिखा मेरे ही इज टीचिंग तो अगर मैं हर चीज पूछता तो मैंने क्या लिख दिया हु इज ही इज टीचिंग हूं लिख दिया लेकिन अभी पैटर्न हो गया क्यों हो गया मेरे पैटर्न मैं सीधा लिखा है क्यों क्योंकि बेटा ये जो होम है अब ये वर्ब है इस वर्ब का होम ऑब्जेक्ट है हां लेकिन ये ऑब्जेक्ट के साथ-साथ क्वेश्चन वर्ड भी तो है और मेरे बच्चे क्वेश्चन वर्ड का एक असूल होता है क्वेश्चन वर्ड आगे सेंटेंस से सबसे शुरुआत में होता है तो अगर मुझे क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो इसको उठाऊंगा सेंटेंस से सबसे शुरुआत में लिखूंगा तो सबसे शुरुआत में मैंने लिख दिया होम सबसे शुरुआत में लिख दिया होम और जब क्वेश्चन वर्ड आगे तो ये ऑब्जेक्ट का बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो पीछे होता है क्वेश्चन वर्ड आगे होता है ना तो इसका दो काम करने के ऑब्जेक्ट भी प्लस क्वेश्चन वर्ड भी तो इसको मैंने आगे दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब अपने आप में आगे आगे हु इज ही तो होम इज ही हेल्पिंग वर्ब कहां गया आगे होम इज ही टीचिंग होम इज ही टीचिंग होम इज ही टीचिंग होम इज ही टीचिंग तो आपने इसको ऐसे लिख दिया होम इज ही टीचिंग तो सिंपल चीज हो गई तो यहां क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया सबसे बन गया क्वेश्चन बन गया ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट हो गया अपने आप में टीचिंग वहां पर हो गई सिंपल सी चीज होम इज ही टीचिंग तो ऐसे लिखो तो आपने इसको आगे लिख दिया ऐसा इसी में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा होम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा प्रोनाउन होगा क्वेश्चन वर्ड होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरे भाई आ जाएगा ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा इसको ध्यान में रखिएगा वेरी तो हु का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है सब्जेक्ट के साथ अलग है लेकिन इसका फॉर्मेट ऑब्जेक्ट है अब ऑब्जेक्ट पीछे क्यों नहीं है अब सारी रीजन आपको बताया और ये रीजन हो गया ना मैं इसी कमेंट आंसर देने लाइक में बच्चे उसके कमेंट आंसर नहीं दूंगा ठीक है हो गया बाकी बच्चे बेचारे अपने माथे में गोली मार रहे हैं बस चीजों का आंसर करता रहता बाकी बच्चे क्या विचार देंगे इस बात पे बच्चा पूछा कब चल होगी हां चलो भाई करते करते एक पूछा ऐसा होगा इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है बच्चे भाई मेरी इंग्लिश में इंग्लिश मान के चलता हूं बाकी सब्जेक्ट तो भरने के बच्चे पहले इंग्लिश सुधारना है तो कोई भी भाई सबसे पहले तो डेमो इंट्रो जरूर देखे क्लास
इंटर क्लास के बाद ले अपना सारी क्लासेस देखी जितनी आपके बैच में हुई है, तब लाइव क्लास में आए, उससे पहले ना आए और ना कोई कमेंट करे। आपको पता है वो चीजें पहले बताई जाती है, बार-बार चीजें बताना, जो बच्चा बिल्कुल एकदम क्लास वाइज देख रहा है वो इरिटेट हो जाएगा। डेली डेली सेम सेम क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे कहाँ पूछ रहे हैं, तो क्यों बताएं उसको, समझ रहे हो? वो चीज गलत है। तो क्लास में जो डाउट है, तो क्लास में डाउट तो बेचारे कुछ नहीं पाएंगे, कमेंट वही मैसेज चलने लगी, गलत हो जाएगा। तो पहली क्लास से जब तक नहीं देगा आपका अधिकार नहीं होता ना चीजों को पूछने का, क्या होगा, कब क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप एक्सपायर किसी भी टीचर की सुन के मैथ वाले बोले भाई इंग्लिश में ऐसे टेस्ट है, भाई इंग्लिश में पढ़ा उससे पूछना क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी पहली क्लास से जरूर है ना। तो आप उसमें डाउट रहेंगे हमारे भाई, और डाउट रहेगा ये होने नहीं देंगे। चलो जी, वो इस हीटिंग हो जाता है तो सही होता है, अरे नाच नहीं हो जाता बाबू, ये लिख दिया है थोड़ी बहुत शानदार, तो इस हीटिंग गलत है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, तो यहाँ हो देता तो क्या गलत है भाई, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है, अपने को चाहिए ऑब्जेक्ट, चाहिए ऑब्जेक्ट पूछ रहा हूं मैं, कौन पढ़ाता है, ये पढ़ाता है, ये बात ये किसको पढ़ाता है दूसरा ऑब्जेक्ट को। अब ये अब देखो मेरे भाई, अब मैं बता रहा हूं ठीक है, मैं कौन दे रहा हूं, चलो जी चुएर बनाई उसको लिख सासी, अब मैंने बोला मैंने एक सेंटेंस बनाऊं, हु डिड ही, हां, हु डिड ही हेल्प yesterday, who did he help yesterday, क्वेश्चन मार्क, who did he help yesterday, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ, तो हमने बोला who did he help yesterday, हाँ, तो मैंने बोला यार ये क्वेश्चन तो did he help ये सब्जेक्ट हुआ, हाँ ये वर्ब हुआ, तो उसने किसकी मदद की थी, तो एक बात बताओ बेटा, जिसकी मदद की थी तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो मुझे इंडायरेक्ट वर्ड चाहिए बट एज सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट, सर मुझे एज एन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये हो गया, और ये होगा, समझ में आया? नेक्स्ट अभी सेंटेंस निकालो, who whom were you teaching when I came to meet you, एक क्वेश्चन। चलो दूसरा, if you ऐसे बोलते हैं, if you had a lot of money, who were you, ठीक है यार, चलो बेटे आपने बताया who were you teaching when I came to meet you, जब मैं तुमसे मिलने आया तो किसको पढ़ा रहा था, मुझे एक बात बताओ, यू तो सब्जेक्ट हुआ मेरे लाडले, पढ़ा रहा था तो किसको पढ़ा रहा था, किसको ऑब्जेक्ट हुआ, आपने जानना है ऑब्जेक्ट हुआ गया तो इफ यू हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर बहुत सारा पैसा हो तो उसको किसको देगा, तो किसको देगा, whom will you give it, give down verb किसको देगा, इंसान ऑब्जेक्ट, बताओ बच्चे क्या आएगा। एक क्वेश्चन बढ़िया सा अमेरिकन बच्चे, whom do they think, whom do they think, हाँ, whom do they think can win, क्वेश्चन मार्क, इसका बताओ क्या बोल गए हैं, इसका आंसर दो मेरे बच्चे। हालेलुया का अब सर whom do you think can win, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, तो आपने बोला डू यू थिंक, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये बात हुई, डू यू थिंक आ गया, तुम्हें क्या लगता है, तो ये तो हुआ, लेकिन बेटा कैन विन जीत सकता है, अरे मेरे भाई इसका तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें तो दो क्लोज है, एक ही और एक ही, तो नो लगा भैया है कि हां, तो बोलो बंदा बराबर दोनों बोलो 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 आग लोगों ने दिया सो तो आ गया सर ऑब्जेक्ट अब कर लो, तो होम डू द थिंक, क्या लगता है उन्हें कौन जीतेगा, तो यू नाम ये देखिए हु कैन विन कौन जीत सकता है, उन्हें क्या लगता है कौन जीत सकता है, कैन विन जीत सकता है, कौन जीत सकता है, ये तो जीतेंगे, जीतने का सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट उसका, यू नो निकल गया, हु डू द थिंक कैन विन, तो यू नाम इसका तो लगा सारे होम के एग्जांपल आए हैं, करा ली ना थी ये चीज आई, तो हु या होम का डिफरेंस समझ में आ गया, आपको कौन गलती नहीं हुई, चलो बड़े यार बच्चों तो मैं कैसे गलती, चलो आगे अब हम करें, और बहुत सारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट से करेंगे, है ना, असाइनमेंट से करेंगे, ये बच्चा सॉरी सर गलत हो गया, भाग गया सॉरी, अबे गलत गलत होते हैं, और ये क्या बात है लाड़ ले, गलत गलत होते हैं, भाड़ में कितने दिन गलत होंगे, आपको टाइम सही होने लग जाएंगे, और ये बोलेगा मस्ती में रहेगा, अब इसके साथ कैसे यूज होगा, एक हम पहले हम करते हैं यूज ऑफ whose इंटरवेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन देरी से सुनो, ये इंटरवेटिव प्रोनाउन के साथ एंड ये मेरे वाले इंटरवेटिव एडजेक्टिव भी हो गए हैं, ये इंटरवेटिव डिटरमिनर और मेरे बच्चे इंटरवेटिव एडजेक्टिव भी हो गए हैं, ऐसन बाबू जी ऐसन बा देखो भैया कैसे बच्चे देखो, मैंने बोला एक सेंटेंस, इसका डेरिवेशन बता दो मेरे बच्चे को, theirs is a new car, theirs is a new car that was bought by their uncle, theirs is a new car उनकी नई गाड़ी है, जो उनके ठीक है, जो उनके अंकल के द्वारा खरीदी थी, उनकी नई गाड़ी है, तो आपको याद है मेरे बच्चे ये क्या होता था, सर ये तो जैसे प्रोनाउन इधर आपने बताया था हमने, क्या होता था मेरे बच्चे, वो जैसे प्रोनाउन होता है, बताया था हमने, तो ये हुआ ठीक है। अब मैं इसकी जगह क्वेश्चन बनाऊं तो मैं हुज नहीं लिखूंगा बेटा, हुज इज अ न्यू कार, किसकी नई गाड़ी है, हुज इज अ न्यू कार, किसकी नई गाड़ी है, दैट वाज बॉट बाय, दैट वाज सपोज मैंने लिख दिया बॉट बाय हर, ऐसे किसकी नई गाड़ी है जो उस लड़की के द्वारा खरीदी गई थी, किसकी नई गाड़ी है जो उस लड़की के द्वारा खरीदी गई थी, क्या करोगे, किसकी नई गाड़ी है जो उस लड़की के द्वारा खरीदी गई थी, तो आप बोलोगे देखो किसकी नई गाड़ी है जो उस लड़की के द्वारा खरीदी गई, आप बोलोगे इसमें जो है सर ये जो हुज है, हाँ ये पॉजेसिव प्रोनाउन तो है ही, इंटररोगेटिव है, अब ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये बन गया इंटररोगेटिव प्रोनाउन, वाह
ठीक है, और ये वही वर्ब, और ये वर्ब क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट। इंडेफिनिट प्रोनाउन है प्लस क्वेश्चन वर्ड, तो हो गई होगा मेरे बच्चे, प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन वर्ड है ना, प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ए बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये इसकी खासियत क्या है भाई, ये सब्जेक्ट भी हो जाएगा मेरे बच्चे और ये ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। चलो यहाँ बताओ मेरे बच्चे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल लिखूंगा, तो हु इज द न्यू कार दैट वाज बोल्ड बाय हर, तो ये तो मैंने दिया है सब्जेक्ट का एग्जांपल, अब लिखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। तो यार तो ये नहीं क्या ये घुमा के साथ ही मारे, तुम मगर एकदम मारो, तुम लोग एकदम सवाल घंटे एकदम स्क्रीन के सामने जाके चाहिए मेरे को, हमने पैसा दिया जल्दी मिल जाए। चलो ये हमने क्वेश्चन वर्ड इंटरप्रेट प्रोनाउन के सब्जेक्ट, मेरे लाल मेरे हरे मेरे गुलाबी, हम सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहे हैं भाई, नहीं पक्का, ठीक है। चलो अब ये देखो भाई, ऐसे में मैंने लिखा है बच्चे, हां लैंग्वेज में लिखा, दे विल बाय, वे खरीदेंगे, दे विल बाय, हां दे विल बाय देयर कार, दे विल बाय देयर कार, फुल स्टॉप, दे विल बाय देयर कार नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते उनकी गाड़ी खरीदेंगे, मैं फुल स्टॉप लगा दिया। तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना मेरे को, ये वर्ब है, तो ये देयर कार का ऑब्जेक्ट हो गया, हां ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, ये देयर है, तो ये देयर क्या है, आप बोलोगे सर ये कार नाउन है और ये देयर एडजेक्टिव है, यार ये चीज को क्या बोल सकते हैं, डेटरमिनर, यही तो है डेटरमिनर, एडजेक्टिव डेटरमाइन करता है, एडजेक्टिव आता है, इसकी जगह मैं हुज लिख दूं, तो अगर मैं पूछूं किसकी गाड़ी, वे ये तो बाय देयर नेक्स्ट वीक, अपनी गाड़ी, जोन की गाड़ी, अरे भैया अगले वीक खरीदेंगे, मैं इनकी गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखोगे, आप तो नहीं सोचोगे, आप ऐसे लिखोगे, दे विल बाय हुज कार, दे विल बाय हुज कार नेक्स्ट वीक, दे विल बाय हुज कार नेक्स्ट वीक, आप ऐसे लिखोगे भाई, और सही हो, मोबाइल सही हो तो ये बोलेगा, हां लेकिन बात गलत हो गया, चलो उसको ठीक कर लिखो, मैं सीधा ठीक कर लिखो, अरे तू ये चेक कर, भाई को भूल गया भाई, दाई कर दे, तो कॉफी रहने दे, सारी बारी मंडे को दिन छुट्टी है हमारी, लाइन लो अब क्या बात है मेरी बेटी सवीना, सिखा रही मेरी प्यारी बच्ची, इतना गलत कैसे आंसर दे सकती हो, गलत आंसर किया है, खुश मत हो, गलत आंसर किया, अरे बच्ची क्या करेंगे, देखो बड़ा तो बच्चे कहेंगे सर हुज कार आ जाएगा, पहले बिल्कुल आ जाएगा, तो इन्होंने लिख दिया हुज कार दे विल बाय कर लूं, ये हेल्पिंग वर्ब भी तुम्हारी आईडी क्या सिखाया था, जब क्वेश्चन वर्ड है जी लिव, उसके बाद क्या दिया हेल्पिंग वर्ब, हुज कार विल बाय नेक्स्ट वीक, तो आगे नेक्स्ट समझ लो भाई साहब, ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बच्चे बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, देखो इसलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ा, अब आपने देखा क्वेश्चन वर्ड ये हेल्पिंग वर्ब मेरे डाले, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, वर्ब क्या है बच्चे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो फिर देखो सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद लिखो, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा कैसे, अब तुम्हें पता चलेगा अगर सब्जेक्ट का क्वेश्चन वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब ये नहीं आ गया, ओए अगर बच्चे इंटरमीडिएट प्रोनाउन का सब्जेक्ट और हु इंटरमीडिएट प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो उसके बाद और ठीक है इसके हिसाब से, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर और हु क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दोनों, तो दोनों फॉर्मेट है, देखा, और हु का विल बाय, बस एक सब्जेक्ट प्रोनाउन की क्लास में हम मैं भगवान करता हूं, देखो नहीं क्लास में अलग अलग होता है, कोई बैच में 30,000 बच्चा होता है तो उसमें 30 खत्म हो जाता है, किसी में एवरेज बच्चा होता है उसमें हल्का खत्म होता है, किसी में और ज्यादा एवरेज बच्चा होता है तो उसमें और ज्यादा खत्म होता है, तो मैं बैच के हिसाब से पढ़ाता हूं, मैं ऐसा नहीं करता कि बार क्लास में प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, मैं ऐसे हो जाएगा, अब इसमें थोड़ा सा एवरेज बॉक्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो फिर सब बच्चों को एक ही हार्ड से हाथ में एक ही कॉन्सेप्ट से हाथ क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा ज्यादा टाइम लगे, तो इसलिए नहीं भाई नहीं कहता कि प्रोनाउन 15 क्लास में होगा, कितनी क्लास में होगा, आराम से ठीक है, चलिए अब मिला आपको मुझे नहीं होगी, चलिए ऐसे ये कैसा है, बढ़िया लगा आपको, एवरेज लगा, ये ठीक होगा, हां एक और बात बताऊं आपको, ये बात मैंने किसी बैच में नहीं बताया, ये बात मैंने किसी बैच में नहीं बताया, ये बैच कैसा है, सारे बैच अच्छे हैं, वो सारी बोल रहा है कि वो भी है सब बैच जिसको तेज तेज पढ़ना है बेटा रिकॉर्डिंग से पढ़ो और स्पीड में पढ़ो, जिसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है वही तो लाइव में पढ़ेगा, देखो बच्चे लाइव में वो बच्चा पढ़ता है जिसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, रिकॉर्डेड बैच जो होता है बच्चे उससे वो बच्चा पढ़ता है जिसको तेज तेज पढ़ना है वो 2x स्पीड में पढ़ लेता है, तो वो प्रोनाउन को भाई 4 मिनट में खत्म स्पीड लगा क्या फर्क पड़ता है, आपका मन आज बोलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये यूज हो गया, तो तीन इंटरव्यू तीनों के तीनों ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्या है भाई, ये अपने आप में इंटरव्यू प्रोनाउन थे उनकी, और ये अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन के हु और हुज, अब है जी व्हिच, अब डालो है मस्त नाम हो गए, यूज ऑफ व्हिच इंटरव्यू प्रोनाउन, और ये भी मेरे साथ साथ इंटरव्यू डिटरमिनर या एडजेक्टिव भी होगा, ठीक है भाई, ये सोच आपकी बड़ी अच्छी लगी सर, अरे गुरुजी ये सोच है तो 13 साल से मैंने पढ़ा है और अपना नाम बरकरार रखा हुआ है, और चाहिए होनी चाहिए सर, ठीक है राइट, ये चीज है ठीक है, इसलिए भाई मैं ये मानता हूँ देखो आपको एक और चीज मैंने शायद पिछली क्लास में चीज समझाई थी, मेरे भाई ये रास्ता है एग्जाम पास करने का, ये हमारी मेरे प्यारे बच्चे गोल है, तो इधर कोई दौड़ के चला जाएगा तो अचीव कर लेगा, इंस्पेक्टर बन जाएगा जो भी चाहिए, कोई थोड़ा चल के चला जाएगा हाँ, कोई रेंग के चला जाएगा हाँ, लेकिन जॉब तो सबको मिलेगी, सैलरी सबकी बराबर होगी ना, क्या फर्क पड़ता है कौन कैसे जा रहा है, तो आप मेरे बच्चे एवरेज है या बिलो एवरेज है या अच्छे हैं, वहाँ कसम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कसम से मेरे बच्चे आपको फर्क पड़ना चाहिए, हम सारे भाई अपनी गोल तक पहुंचेंगे, जो तेज बच्चा है वो रिकॉर्डिंग से एवरेज स्पीड में क्लास देखें, बाकी मेरा प्यारा भाई एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है ना, नौकरी लेने साला कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम क्या है, पर नौकरी के बाद सैलरी पूछ के नहीं आएगी, ठीक है ना, सैलरी सिलेक्शन दिलाएगा सैलरी मार्क करा इंग्लिश मीडियम से बिल्कुल आप छोड़ वो क्या ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन सारा मेरा ठीक है, और फिर इसलिए मुझे पता है मैं अपने बच्चे को प्रोनाउन के साथ-साथ मुझे पता है मैं अपने बच्चे को प्रोनाउन के साथ-साथ इंटरव्यू सेंटेंस भी बनाना सिखा दिया आज, आप समझ पा रहे हो मेरी ये चीज है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं प्रोनाउन के साथ-साथ इंटरव्यू सेंटेंस की फॉर्मेशन भी सिखाऊं, ताकि जब मेरे बच्चे इंटरव्यू सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस और नरेशन बनाना सिखाऊंगा तो मेरे बच्चे को एक बात ही बताओ, तो इसका नरेशन और उसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो आपको वो पता होगा, तो ये आगे काम आनी चीज है, इसलिए इसको लाइक ही मत लेना मेरे कुछ हमारे पास क्या है इंटरव्यू प्रोनाउन और इंटरव्यू डेफिनेट, अब इसका स्ट्रक्चर सोचो, इसके स्ट्रक्चर में ये है मेरे बच्चे कि ये सब्जेक्ट भी होता है और ये ऑब्जेक्ट भी होता है, अब बताओ इसमें सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाला फॉर्मेट बता दिया मैंने, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट बता दिया, तो सब्जेक्ट बनेगा इसके बाद वर्ब आएगी टेंस से और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी दूसरा सब्जेक्ट आएगा, दोनों फॉर्मेट बताया आपको, ध्यान से सुनना ठीक है, ध्यान से सुनो आगे मैं अभी ये बात कर रहा हूं उनकी बात कर रहा हूं क्या है, देखो हमारे पास यहां पर बनाना है नहीं बोलने चाहिए, which boy हाँ which boy will help
द गर्ल, दिस गर्ल, ऐसे करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ जी, अब देखो यार विच बॉय विल हेल्प दिस गर्ल, कौन सा लड़की की मदद करेगा। तो अब देखो कौन सा लड़का, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो उसी हिसाब से टेंस के हिसाब से आती है। विच बॉय हेल्प दिस गर्ल, विच बॉय विल हेल्प दिस गर्ल, विच बॉय हैज हेल्प दिस गर्ल, कुछ भी आप लिखोगे। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये सब्जेक्ट हुआ, अब अगर मैं पूछूं कि प्रोनाउन है या इंटररोगेटिव डिटरमिनर है, नाउन नाउन से पहले से प्रोनाउन है या इंटररोगेटिव डिटरमिनर है, आपने कहा इंटररोगेटिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव से प्रोनाउन नहीं है विच बॉय, तो अगर विच के बाद डायरेक्ट नाउन आया है तो वो डिटरमिनर हुआ। ठीक है, या वो डिटरमिनर रहेगा विच बॉय। अच्छा, अब मैंने आपको बोला बच्चे, सपोज करो मैंने बोल दिया द बॉय विल हेल्प, द बॉय विल हेल्प हां विच गर्ल, द बॉय विल हेल्प विच गर्ल। ठीक है, अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है। द बॉय विल हेल्प विच गर्ल, तो आप कहोगे ये वर्ब है हां, और विच गर्ल कौन सी लड़की की बात कर रही है, ऑब्जेक्ट है हां, लेकिन सही ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड भी तो है, तो गलत नहीं होगा बेटा, मुझे से आगे ले जाना होगा विच गर्ल। हां, हेल्पिंग वर्ब आगे क्या नहीं होगा बेटा, विच गर्ल विल द बॉय हेल्प, विच गर्ल विल द बॉय हेल्प, कौन सी लड़की की ये लड़का मदद करेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया मेरे बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गई, आप कहोगे मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ गया, क्यों आ गया वो आपको पता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में वो फॉर्मेट सब्जेक्ट सब्जेक्ट का फॉर्मेट होगा सारे, सब्जेक्ट का जो भी वर्ब आपने लिखे वो लिखिए। तो ये भी तो करने बच्चे, चलो और एग्जांपल लिखा उसका ठीक करके बताइए। पेपर में आ जाएगा गूगल, ये गलत हो जाएगा, गूगल लिख लो, ये इग्नोर कर दो, यहाँ पे यहाँ पे ये चीज देख रहे हो आप, इसमें आप एक चीज देखना डाल दीजिए, विच इंटररोगेटिव प्रोनाउन या डिटरमिनर बनेगा, तो आपने ये लिखना है ये इंटररोगेटिव प्रोनाउन या डिटरमिनर है हां विच, बेटा याद रखना ये पीपल के लिए भी आएगा, ओके, ये थिंग्स के लिए भी आएगा, ओके, और मेरे लाल विशेष उत्तर ये एनिमल्स के लिए भी आएगा। आपने कहा नहीं नहीं गुरुजी ऐसा अर्थ ना करिए, विच तो इंसान के लिए आता ही नहीं सर, विच तो इंसान के लिए आता ही नहीं सर बेटा, विच रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुन, विच रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी इंसान के लिए नहीं आता, लेकिन विच इंटररोगेटिव प्रोनाउन इंसान जानवर चीजें सबके लिए आता है। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है कौन सा, कौन सी, कौन सी, तो ये सिलेक्शन को दिखाता है, इसीलिए ध्यान रखना इसका मीनिंग यही है कौन सा या कौन सी, कौन सा, कौन सी लड़की, कौन से लड़के, कौन सा लड़का, ये सिलेक्शन को दिखाता है। ठीक है, अब आया समझ में, चलो भाई तो लिखना कोई सब, इसीलिए मैं सब लिखा विच बॉय विच गर्ल विच टेबल विच डॉग, ठीक है, विच टीचर, सब लिखा कौन सा टीचर कौन सा सब है। Very good. तो ये चीजें हैं। अब क्या हो गया इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, चलो और सेंटेंस बनाओ। अब आपने ये देखा विच के बाद नाउन लिखना है, प्लस आप डायरेक्ट नाउन लिख सकते हैं, तो ये जो होगा मेरे बच्चे विच के बाद डायरेक्ट नाउन लिख सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव डिटरमिनर ये यहाँ एडजेक्टिव होगा, ठीक है, या आप लिख सकते हैं विच ऑफ, विच ऑफ, लेकिन इसके बाद हमेशा याद रखना प्लूरल नाउन या सिंगुलर नहीं, विच ऑफ द बॉय विच ऑफ द बॉयज, विच ऑफ द बॉयज, और ये ऑफ का मीनिंग क्या है यहाँ में से, लड़कों में से कौन सा लड़का कौन सा लड़की, तो अब यहाँ इसी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बेटा प्रोनाउन होगा, तो विच के बाद डायरेक्ट नाउन लगाना है डायरेक्ट नाउन लगाओ बेटा, और विच ऑफ के बाद नाउन लिखना है तो लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अब क्या आपको इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसके बाद स्ट्रक्चर जो होगा ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट वाला फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट, क्योंकि विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सकते हैं। देख लेना अब कमन मैंने इधर लिखा बिलाल विच all yes which student will be selected, which student will be selected by them, कौन सा स्टूडेंट उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा, तो बताओ ये डिटरमिनर है या प्रोनाउन है, सर नाउन से पहले ना डिटरमिनर होता है, तो ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव कह लो वैसे प्रोनाउन थोड़ी ना सर, कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट में से कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा, तो which of the student या which of the students, which of the students, which of the students, which of the students will be selected, which of the students will be selected by them, स्टूडेंट्स में से कौन सा स्टूडेंट उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, तो आप इसको ऐसे बोल दोगे, जब आप मेरे लाल इसको ऐसे बोलोगे तो आपको ये समझ आएगा, अब ये प्रोनाउन which of the student में आपने यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, will be selected यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सकता है, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट बनाओ मेरे से ऑब्जेक्ट बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जैसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऐसे लिखा he is teaching one of the students, he is teaching one of the students, वो स्टूडेंट्स में से एक को पढ़ा रहा है, ठीक है, आज ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ये वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब होने पे ये मेन वर्ब और ये सब्जेक्ट, तो he is teaching one of the students, he is teaching one of the students क्या हुआ ऑब्जेक्ट, चलो मेरे बच्चे अगर मैं which of the students लिखूंगा इंटररोगेटिव, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा मेरे बच्चे he is teaching which of the students, he is teaching which of the students, तो मुझे बताओ which of the students अपने आप में ऑब्जेक्ट बनाना मेरे बच्चे, he is teaching which of the students, तो आप कहोगे गलत है, वेरी गुड गलत है बोले, तो टीचिंग के बाद है और ये गलत हो गया क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है सर, ये हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट है, मैंने बोला भाई ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड कहां जाएगा मेरे लाल में हरे में गुलाबी में पीले आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो आगे क्या जाएगा मेरे बच्चे which of the students, which of the students हां आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया which of the students is he, फिर आएगा टीचिंग which of the students is he teaching, तो यहाँ who the students नहीं लिख सकते, वेरी गुड, अभी बात बताओ मेरे बच्चे सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के कसम खा के, ये सब्जेक्ट है ये मेन वर्ब है मेरे बच्चे और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ना, तो बताओ सब्जेक्ट कहां है, ये which of the students is सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन वर्ड है जो आ गया है, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ, इस तरीके से पहली बार तुमने इंटररोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, इससे पहले तुमने रटा था, इससे पहले तुमने रटा था कि इंटररोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इंटररोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, इंटररोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, तुम्हें पता ही नहीं था इंटररोगेटिव प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, कैसे स्ट्रक्चर डिसाइड होते हैं, पता चला, इसलिए मेरे भाई प्लीज बेसिक से पढ़ो, दिल से पढ़ो, एक बार मार्क्स में पढ़ो, जिंदगी में कभी भी दोबारा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको भाई, ये ध्यान रखना, जरूरत नहीं पड़ेगी भाई दोबारा इंग्लिश पढ़ने की, एक बार से तसल्ली से, ठीक है, एक बार तसल्ली से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, थोड़ा वक्त लगेगा जरूर, लेकिन हर चीज पढ़ो, क्योंकि आपको प्रोनाउन मेरी प्रोनाउन देखोगे बाजी, हाँ दूसरे की जगह देखोगे तो आपको फर्क नजर आएगा, ठीक है, बस ये चीज है, देखा ना मैंने कहा ना पीछे कमाल मैं अभी तो आहिस्ता आहिस्ता और चलूंगा भाई, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, 8 महीने मेरे पास रहोगे तुम, 8 महीने है कि नहीं, 8 महीने है छोटे, 8 महीने में तो हम आग उगले,
ठीक है चलो भाई, तो कौन कौन से इंटरव्यू प्रोनाउन, एक और बात वो भी हम कर लेते हैं, फिर अपना इंटरव्यू प्रोनाउन है, प्रैक्टिस करेगा। ठीक है भाई, चलो बात कर लेते हैं, अब सिर्फ यूज ऑफ बट लगा लो, यूज ऑफ व्हाट इंटरव्यू प्रोनाउन, तो कल इस पढ़ लेंगे फिर हमारा